अर्थमेटिक मीन में सिंपल अर्थमेटिक मीन, वेटेड अर्थमेटिक मीन और कंबाइंड अर्थमेटिक मीन हमको पढ़ना है। अभी सिंपल अर्थमेटिक मीन पढ़ना शुरू किया था। सिंपल अर्थमेटिक मीन में 3 मेथड होते हैं, डायरेक्ट, शॉर्टकट और एक मीन कैलकुलेट करने के लिए, सिंपल अर्थमेटिक मीन कैलकुलेट करने के लिए आप ये तीनों मेथड अप्लाई करते हैं। मेथड चाहे कोई सा भी हो, आंसर सेम होता है। ये भी बताया था मैंने कि सिंपल अर्थमेटिक मीन में डायरेक्ट मेथड तीनों सीरीज में अप्लाई हो सकता है, शॉर्टकट मेथड तीनों सीरीज में अप्लाई हो सकता है, पर स्टेप डेविएशन मेथड तीनों सीरीज में अप्लाई नहीं हो सकता, वो सिर्फ कंटिन्यूअस सीरीज में अप्लाई हो सकता है। ये सीरीज क्या होती है, ये सब चीजें आपको पहले से पता होंगी। हमने कल एक क्वेश्चन भी प्रैक्टिस किया था जिसमें हमने देखा कि भाई मेथड आप चाहे कोई सा भी लगाओ, डायरेक्ट मेथड या शॉर्टकट मेथड, आंसर विल रिमेन द सेम। बस आप प्रयास ये करो कि आप जो भी फॉर्मूले पढ़ो वो आपको लर्न हो जाए। लर्न होने का सबसे बढ़िया तरीका है तो उसको लिख लिख के याद करो। हालांकि चैप्टर खत्म होने होने तक आपको वैसे भी इतनी बार रिपीट होंगी चीजें कि पता ही नहीं चलेगा कब याद हो गई अपने आप। पर अगर कोई चीज याद ना हो तो उसको सोचना जरूरी है। मतलब अगर कोई चीज मुझे ऐसा लग रहा है कि यार मुझे याद करनी है, तो उसे पहले पढ़ो 1-2 बार, फिर आंख बंद करके उसको रिकॉल करो। अगर वो याद आ रहा है कि मैंने क्या क्या पढ़ा था तो आपको याद हो गया। पढ़ी हुई चीज अगर आंख बंद करके मेरे नजरों के सामने आ जा रही है तो इसका मतलब वो मुझे याद हो गई। और जब मैं आंख बंद कर रहा हूं तो सब धुंधला है, मुझे कुछ याद नहीं आ रहा है, यानी आपको अभी 3-4 बार और रीड करने की जरूरत है उस टॉपिक को। मतलब कोई भी चीज परमानेंट मेमोरी में चली गई है, मेरा तो ये मानना है कि इसका एक ही तरीका है कि जब मैं आंख बंद करता हूं तो जो भी चीजें मैंने पढ़ी हैं क्या वो मुझे दिखने लगती हैं, क्या वो मुझे याद आने लगती हैं। अगर ऐसा है तो ठीक है। जब मैं पढ़ता तो खैर मैं अभी भी हूं, मगर जब बहुत ज्यादा पढ़ता था तो मैं हमेशा रात को सोने से पहले उस दिन मैंने जो भी पढ़ा उसको रिकॉल करके सोता था। ये मेरा तरीका था, जरूरी नहीं सबका तरीका ऐसा हो। ये मेक श्योर करने के लिए कि आज मैंने जो पढ़ा वो मेरे दिमाग में है कि नहीं। कहीं ऐसा तो नहीं कि मैं सिर्फ पढ़ रहा हूं और कुछ गेन नहीं कर रहा, सिर्फ पढ़े जा रहा और मुझे कुछ उससे मिल नहीं रहा है, कुछ मैं रिटेन नहीं कर पा रहा। तो अगर मान लो मैंने एक टॉपिक पढ़ा, उस टॉपिक में मैंने 10 हेडिंग पढ़ी, तो मैं जब सोने से पहले आंख बंद करता हूं तो मैं उस टॉपिक की उन 10 हेडिंग्स को याद करता हूं कि यार मैंने एक टॉपिक पढ़ा था, उसमें मैंने क्या क्या हेडिंग्स पढ़ी थी, क्या क्या मेन पॉइंट्स थे, ये हेडिंग थी, ये हेडिंग थी, ये हेडिंग थी। अगर मुझे वो 10 हेडिंग आंख बंद करके याद आ गई, इसका मतलब वो टॉपिक मेरे दिमाग में बैठ गया है। ठीक है ना। अब मैं उसको हफ्ता भर 10 दिन तक रिवाइज ना भी करूं तो वो मेरे दिमाग में रहेगा। हाँ, उसके बाद एक बार उसे फिर देखना होगा। लेकिन अगर मान लो आंख बंद करके मुझे केवल 2 ही हेडिंग याद आ रही है, बाकी याद ही नहीं आ रही है, तो इसका मतलब अभी वो टॉपिक को फिर से ध्यान से आपको पढ़ना पड़ेगा। ठीक है। ये एक सवाल है जिसमें एक्स बार गिवन है। मैं ये सवाल सिर्फ ये समझाने के लिए कि किस किस तरह के न्यूमेरिकल क्वेश्चन आ सकते हैं। एक्स बार 10 है, सम ऑफ डेविएशन फ्रॉम एज्यूम्ड मीन। देखो, एज्यूम्ड मीन से जो डेविएशन लेते हैं उसे डीएक्स कहते हैं। जब भी हम वैल्यू का एज्यूम्ड मीन से डेविएशन लेते हैं तो डेविएशन को हम डीएक्स से डिनोट करते हैं। और सम ऑफ डेविएशन का मतलब हुआ, सम ऑफ डेविएशन का मतलब हुआ सिग्मा डीएक्स। यानी ये जो 100 है ये सिग्मा डीएक्स है, लैंग्वेज में लिखा हुआ है और समझ के यही पता चलता है कि भाई हमको सिग्मा डीएक्स दिया है। नंबर ऑफ आइटम्स 20 है, ए इसने पूछा है, क्योंकि एज्यूम्ड मीन इसने पूछा है
तो मेरे दिमाग में क्या चलेगा, शॉर्टकट मेथड चलेगा, क्योंकि एज्यूम्ड मीन का इस्तेमाल तो शॉर्टकट मेथड में ही होता है। क्योंकि शॉर्टकट मेथड जो है, शॉर्टकट मेथड से मीन निकालने का फॉर्मूला a प्लस सिग्मा डी एक्स अपॉन एन होता है। मीन हमें दिया हुआ है, a इसने पूछा है, सिग्मा डी एक्स इसने दिया है, एन इसने दिया है। जब आप इसको सॉल्व करेंगे तो ये a बराबर कितना आ जाएगा, 5 आ जाएगा। a बराबर 5 आ जाएगा। यानी अब मेरे को ये देखना होगा कि मेरे को क्वेश्चन में जो ए बी सी डी 4 ऑप्शंस दिए हैं उनमें से 5 जो होगा वो मेरा सही आंसर होगा। इसी तरह से ये डेटा सेट है, ये इंडिविजुअल सीरीज है, इसमें कोई दो राय नहीं, ये एक इंडिविजुअल सीरीज है। इस इंडिविजुअल सीरीज में आप डायरेक्ट मेथड भी अप्लाई कर सकते हो, आप शॉर्टकट मेथड भी अप्लाई कर सकते हो। मेथड चाहे कोई सा भी आप लगाएंगे आंसर तो सेम ही आएगा। डायरेक्ट मेथड में हमको सिर्फ वैल्यू का टोटल करके उसको नंबर ऑफ आइटम से डिवाइड कर देना है, और शॉर्टकट मेथड में हम ये जो डेटा सेट है इसमें किसी एक वैल्यू को एज्यूम कर लेंगे, कोई भी वैल्यू हम एज्यूम कर लेंगे, मतलब हम अपने अजम्पशन के आधार पर इस डेटा सेट का एक एवरेज एज्यूम कर लेंगे। अब जिस डेटा सेट की मिनिमम वैल्यू 10 और मैक्सिमम वैल्यू 22 हो, माना उस डेटा सेट का एवरेज, माना इसका एवरेज बराबर एज्यूम्ड मीन बराबर 15। एज्यूम्ड मीन मतलब कि मैंने एक एवरेज एज्यूम कर लिया 15। कुछ भी कर सकते हो, बस लॉजिकल अजम्पशन होना चाहिए, और लॉजिकल अजम्पशन कहता है कि भाई मिनिमम से छोटा और मैक्सिमम से बड़ा वैल्यू एज्यूम मत करना। प्लस सिग्मा डी एक्स अपॉन एन। तो आप इस क्वेश्चन को खुद सॉल्व कर सकते हो। इसी तरह का तो क्वेश्चन हमने कल प्रैक्टिस किया था ना इंडिविजुअल सीरीज में, सेम ही चीज है, तो आप इसको खुद प्रैक्टिस करो। ये कौन सी सीरीज है, ये एक डिस्क्रीट सीरीज है। यहां पर वैल्यूज और उनकी कॉरस्पॉन्डिंग फ्रीक्वेंसीज दी हैं। बोल रहा है 10 जो है वो 2 बार रिपीट हुआ, 15 8 बार, 20 10 बार, 25 9 बार, 30 6 बार, यानी यहां पर वैल्यूज और उनकी रिपीटेशंस दी गई हैं। ये डिस्क्रीट सीरीज में अर्थमेटिक मीन कैलकुलेट करने का क्या फॉर्मूला है, कॉन्सेप्ट तो वही है, टोटल वैल्यू। अब टोटल वैल्यू यहां पर कैसे निकलेगी, टोटल वैल्यू ऐसे थोड़ी निकलेगी, एक्स को सिग्मा एक्स बराबर टोटल वैल्यू थोड़ी होगी, क्योंकि अगर मैं 10 को और 15 को और 20 को जोड़ लूंगा तो ये टोटल थोड़ी है, क्योंकि 10 तो 2 बार रिपीट हुआ था ना। टोटल कैसे आएगा यहां पर, एफ एक्स करके, यानी एफ एक्स करूंगा तो 10 2 बार रिपीट हुआ तो टोटल वैल्यू 20 है, यानी 10 एक ऐसी वैल्यू है जो 2 बार रिपीट हुई, यानी उसका टोटल 20 हुआ। 15 एक ऐसी वैल्यू है जिसका रिपीटेशन 8 बार हुआ, तो 15 इंटू 8 कितने हो जाएंगे, 120। ये हो जाएगा 200, ये हो जाएगा 225, और ये हो जाएगा 180। अब जब आप इसे टोटल करोगे तो ये हमारी टोटल वैल्यू होगी। तो 20 प्लस 120 प्लस 200 प्लस 225 प्लस 180, 745। क्या है ये 745, सिग्मा सम ऑफ एफ एक्स। अच्छा, ये कितने बच्चों का टोटल है, कितने नंबर ऑफ आइटम्स का टोटल है, तो 2 8 10 20 19 35, सिग्मा एफ। ठीक है ना, सिग्मा एफ का मतलब क्या होता है, टोटल नंबर ऑफ आइटम्स। ठीक है। अच्छा, क्योंकि हमारा डायरेक्ट मेथड में फॉर्मूला क्या होता है, सिग्मा एफ एक्स यानी टोटल वैल्यू डिवाइडेड बाय टोटल नंबर ऑफ आइटम्स, यानी सिग्मा एफ, सिग्मा एफ एक्स अपॉन सिग्मा एफ। सिग्मा एफ एक्स है 745, सिग्मा एफ है आपका 35,
तो 745 डिवाइडेड बाय 35, एवरेज आ जाएगा 21.29। ठीक है, अगर हम इसी सवाल को शॉर्टकट मेथड से करते, तो शॉर्टकट मेथड में जो काम होता है वो अज्यूम्ड मीन के आधार पर होता है। तो आप देखो कि आपके पास वैल्यू है 10 से 30 तक, यानी सबसे छोटी वैल्यू 10 है, सबसे बड़ी वैल्यू 30 है। आप जो भी एज्यूम्ड मीन, जो भी वैल्यू एज्यूम करोगे वो 10 से छोटा 30 से बड़ा नहीं होना चाहिए। तो माना मैंने एज्यूम्ड मीन 20 ले लिया, आप 21 ले सकते हो, आप 22 ले सकते हो, 23 ले सकते हो, कुछ भी लो 10 से 20 30 के बीच में, आंसर विल रिमेन द सेम। मगर मैंने कहा कि भाई मिनिमम मैक्सिमम के बीच में ही आपको अजम्पशन रखना चाहिए। ठीक है, तो मैं जब शॉर्टकट मेथड से काम करूंगा तो शॉर्टकट मेथड में अजम्पशन एज्यूम्ड मीन के बेसिस पर काम होता है। तो मैं यहां पर क्या करूंगा, dx कैलकुलेट करूंगा। कैसे निकलता है डेविएशन, हर वैल्यू को एज्यूम्ड मीन से घटाओ। भाई आपने इस डेटा सेट का एक एवरेज एज्यूम किया है, तो देखो कि डेटा सेट की जो ओरिजिनल वैल्यूज हैं उन उसका एवरेज के साथ कितना अंतर आ रहा है। ओरिजिनल वैल्यू 10 है, एवरेज आपने 20 एज्यूम किया है, डेविएशन माइनस का 10 आ रहा है। ओरिजिनल वैल्यू 15 है, एज्यूम्ड मीन आपने 20 लिया है, डेविएशन माइनस का 5 आ रहा है, 0 आ रहा है, ये 5 और ये 10, ये डेविएशन। अच्छा, अगर मैं इन आपसे एक सवाल पूछूंगा, क्या ये मेरा टोटल डेविएशन है? अगर मैं इसको जोड़ लूं तो क्या ये मेरा टोटल डेविएशन होगा? टोटल डेविएशन होगा। ये तो आपने केवल एक वैल्यू का डेविएशन लिया है 10 का, मगर 10 तो 2 बार रिपीट हुआ था। अगर आपको टोटल डेविएशन निकालना है तो इस डेविएशन को f से मल्टीप्लाई करना होगा, क्योंकि ये वाला डेविएशन तो सिर्फ एक वैल्यू का है 10 का, और 10 2 बार रिपीट हुई थी, तो टोटल डेविएशन -20 हुआ। आपने जो डेविएशन लिया है -5, वो तो सिर्फ एक वैल्यू का लिया है 15 का, 15 का 20 से डेविएशन ले लिया आपने, 15 का 20 से एज्यूम्ड मीन से डेविएशन ले लिया, ये तो सिर्फ एक वैल्यू का डेविएशन लिया आपने। जबकि 15 तो 8 बार रिपीट हुई थी, यानी 15 15 15 करके 8 वैल्यूज थी। तो टोटल डेविएशन कितना होगा, इनटू 8, एफ से मल्टीप्लाई कर दो, -40। ये डेविएशन एक वैल्यू का है, तो 10 वैल्यू का डेविएशन कितना हो जाएगा, 0 इंटू 10 तो 0 ही हो जाएगा। ये वाला डेविएशन एक वैल्यू का है, तो 9 वैल्यूज का, क्योंकि 25 9 बार रिपीट हुई ना, हमको टोटल डेविएशन चाहिए, तो ये 45 हो जाएगा, और ये डेविएशन 60 हो जाएगा। और अब मेरा टोटल डेविएशन यानी सिग्मा एफ डी एक्स, ये है मेरा टोटल डेविएशन। ये मेरा टोटल डेविएशन नहीं है, वो तो एक वैल्यू का डेविएशन है, जबकि यहां पर इंडिविजुअल सीरीज थोड़ी थी, एक वैल्यू तो कई बार रिपीट हो रही थी। तो 60 प्लस 45 माइनस ये आ रहा है प्लस का 45। तो यहां पर हमको क्या चाहिए रहता है, टोटल डेविएशन, यानी सिग्मा एफ डी एक्स अपॉन टोटल फ्रीक्वेंसी, टोटल नंबर ऑफ आइटम्स। ये फॉर्मूला है शॉर्टकट मेथड का। एज्यूम्ड मीन मैंने लिया है यहाँ पर 20, टोटल डेविएशन आ रहा है 45, और सिग्मा एफ है यहाँ पर कितना, 35। जब आप इसे सॉल्व करोगे तो 21.29 ही आ जाएगा। तो चाहे डायरेक्ट मेथड लगाओ चाहे शॉर्टकट मेथड लगाओ, बात एक ही है, आंसर सेम ही रहता है। ठीक है, क्या स्टेप डेविएशन मेथड यहां अप्लाई हो सकता है इस सीरीज में? क्या ये डिस्क्रीट सीरीज में स्टेप डेविएशन मेथड अप्लाई हो सकता है? तो स्टेप डेविएशन की शर्तें होती हैं। स्टेप डेविएशन केवल कंटिन्यूस सीरीज में अप्लाई हो सकता है, वो भी उस कंटिन्यूस सीरीज में जो एक्सक्लूसिव हो और जिसके क्लास इंटरवल इक्वल्स हो। तो भाई ये वाला मेथड कैन नॉट बी अप्लाइड, ये मेथड अप्लाई ही नहीं हो सकता डायरेक्ट डिस्क्रीट सीरीज में।
तो अल्टीमेटली आपके लिए जरूरी क्या है, ये फॉर्मूले मेमोराइज करना, क्योंकि अगर आपको फॉर्मूला याद रहेगा, आपको फॉर्मूला अपने आप ही गाइड करेगा कि आपको क्या क्या कैलकुलेट करना है। आपको एक एज्यूम मीन लेना है, आपको डेविएशन कैलकुलेट करना है, फिर उसको फ्रीक्वेंसी से मल्टीप्लाई करके टोटल डेविएशन कैलकुलेट करना है। फॉर्मूला आपको रास्ता दिखाता है कि आपको क्या क्या कैलकुलेट करना है। फॉर्मूले मेमोराइज करने जरूरी। क्या आपको डिस्क्रीट सीरीज में कैलकुलेशन समझ में आई? कोई दिक्कत डिस्क्रीट सीरीज में? सीरीज की पहचान तो होगी, सीधे सीधे फॉर्मूले लगाने हैं और कैलकुलेशन करनी है। और बहुत ज्यादा कैलकुलेशन वाला सवाल एग्जाम में आता भी नहीं है। एग्जाम में न्यूमेरिकल आता है तो साधारण ही आता है, या फिर वो थ्योरी वाले कॉन्सेप्ट वाले सवाल पूछते हैं। ये कौन सी सीरीज है? ये सीरीज कौन सी सीरीज है? ये सीरीज एक्सक्लूसिव, पहले तो ये कंटिन्यूस सीरीज है, कोई दिक्कत नहीं, और कंटिन्यूस में भी एक्सक्लूसिव है, क्योंकि देख सकते हो पहला क्लास इंटरवल की अपर लिमिट और सक्सीडिंग की लोअर लिमिट, सेकंड की अपर लिमिट, थर्ड की लोअर लिमिट, ये बराबर है, ये कंटिन्यू एक्सक्लूसिव सीरीज। अच्छा, कंटिन्यूस सीरीज में कोई फिक्स्ड वैल्यू नहीं होती, जैसे डिस्क्रीट सीरीज में फिक्स्ड वैल्यू है, 10, 15, 20 फिक्स्ड वैल्यू है। इंडिविजुअल सीरीज में भी फिक्स्ड वैल्यू होती है, 10, 15, 18, 20, 22। लेकिन कंटिन्यूस सीरीज में फिक्स्ड वैल्यूज नहीं होती, क्लास इंटरवल होते हैं। ठीक है ना? 0 से 10 नंबर लाने वाले 4 बच्चे हैं, तो हमको थोड़ी पता है कि 4 बच्चों के एग्जैक्ट मार्क्स कितने हैं। 0 से 10 के बीच में है, इतना पता है। किसी के 2 भी हो सकते हैं, किसी के 9 भी हो सकते हैं, किसी के 8 भी, किसी के 5 भी, कोई भी वैल्यू हो सकती है। यानी यहाँ पर फिक्स्ड वैल्यूज नहीं है, बस हमको एक क्लास दिया गया है कि 0, एक 2 पॉइंट दिए गए हैं, लोअर लिमिट अपर लिमिट, कि भाई इन 4 लोगों की जो वैल्यूज हैं इस लिमिट में फॉल करती हैं। वो एग्जैक्ट कितनी है ये हमें नहीं पता। अर्थमेटिक मीन कैलकुलेट करते समय क्लास इंटरवल का इस्तेमाल नहीं होता है। भाई क्लास इंटरवल अगर किसी फॉर्मूले में यूज होगा तो क्लास इंटरवल में, जैसे मान लो ये 10 से 20 है, ये है क्लास इंटरवल। इसमें एक होती है एक लोअर लिमिट, एक होती है अपर लिमिट, और इनके बीच का जो डिफरेंस होता है उसे आई कहते हैं। अगर मेरे फॉर्मूले में लोअर लिमिट का इस्तेमाल नहीं हो रहा है, अपर लिमिट का इस्तेमाल नहीं हो रहा है, इंटरवल का इस्तेमाल नहीं हो रहा है, यानी कि क्लास इंटरवल का कोई यूज ही नहीं है अर्थमेटिक मीन के फॉर्मूले में। अर्थमेटिक मीन के किसी भी फॉर्मूले में L1 L2 का यूज ही नहीं है, यानी कि मेरे को क्लास इंटरवल की जरूरत ही नहीं है। अब मैं इस कंटिन्यूस सीरीज में अर्थमेटिक मीन कैलकुलेट करने के लिए क्या करूं? तो मैं इन क्लास इंटरवल्स से मिड वैल्यू कैलकुलेट करूंगा। मिड वैल्यू जिसको हम x मानेंगे। मिड वैल्यू कैसे निकलती है? लोअर लिमिट प्लस अपर लिमिट डिवाइडेड बाय 2। 0 प्लस 10 डिवाइडेड बाय 2 5, 10 प्लस 20 डिवाइडेड बाय 2 15। हर क्लास की मिड वैल्यू, मिड वैल्यू। ठीक है, यानी कि कंटिन्यूस सीरीज में अर्थमेटिक मीन निकालने के लिए मिड वैल्यूज शुड बी टेकन इनटू कंसीडरेशन। क्लास इंटरवल को यूज नहीं किया जाता है, मिड वैल्यूज को यूज किया जाता है। अब मैं अर्थमेटिक मीन कैलकुलेट करने के लिए क्लास इंटरवल को इग्नोर कर देता हूं। आप क्लास इंटरवल को इग्नोर कर दो, आपने मिड वैल्यू निकाल ली ना, अब आप इसे इग्नोर कर दो। अब आप सिर्फ इस वाले डेटा को देखो, एक आपको मिड वैल्यू यानी x दिखाई दे रहा है और एक उसकी फ्रीक्वेंसी दिखाई दे रही है, यानी अब ये हो गया है सिमिलर टू डिस्क्रीट सीरीज। अब ये बिल्कुल डिस्क्रीट सीरीज जैसा ही तो हो गया। भाई डिस्क्रीट सीरीज में भी एक वैल्यू होती है और उसकी फ्रीक्वेंसीज होती है, तो यहां पर भी मिड वैल्यू है और उसकी फ्रीक्वेंसी है। क्योंकि अब ये सीरीज एकदम डिस्क्रीट सीरीज जैसी हो गई है, इसलिए फॉर्मूला भी डिस्क्रीट सीरीज वाला ही लगेगा। इसीलिए अर्थमेटिक मीन कैलकुलेट करते समय डिस्क्रीट सीरीज और कंटिन्यूस सीरीज में एक ही फॉर्मूला इस्तेमाल किया जाता है। कंटिन्यूस सीरीज में कोई अलग फॉर्मूला यूज नहीं करते। तो
तो फॉर्मूला क्या यूज होगा, वही सिग्मा एफ डी एक्स डिवाइडेड बाय सिग्मा एफ डायरेक्ट मेथड से, और शॉर्टकट मेथड में वही एज्यूम्ड मीन के आधार पर काम होगा। फिर हमें चाहिए, सॉरी सिग्मा एफ डी एक्स लिख रहा हूं यार, सिग्मा एफ एक्स ए प्लस सिग्मा एफ डी एक्स अपॉन सिग्मा एफ। तो जो फॉर्मूला डिस्क्रीट सीरीज में होता है अप्लाई, वही फॉर्मूला कंटिन्यूस सीरीज में भी होता है। अब कंटिन्यूस सीरीज में वो फॉर्मूला तभी अप्लाई हो पाएगा जब आप क्लास इंटरवल को मिड वैल्यूज में कन्वर्ट कर दोगे। अब मुझे क्लास इंटरवल का कोई यूज नहीं करना है। अगर मुझे टोटल वैल्यू चाहिए तो मैं क्या करूंगा, एफ एक्स करूंगा, यानी कि 4 इंटू 5 20, 6 इंटू 15 90, 25 इंटू 3 75, 35 इंटू 5 कितना हो गया 175, 175 और ये हो गया 90। तो मेरी टोटल वैल्यू कितनी आ रही है 20 प्लस 90 प्लस 75 प्लस 175 प्लस 90, टोटल वैल्यू है 450। कितने आइटम्स की, 20 आइटम्स की। तो 20 आइटम्स की टोटल वैल्यू 450 है। अगर मुझे एवरेज चाहिए तो 450 टोटल वैल्यू डिवाइडेड बाय टोटल नंबर ऑफ आइटम्स, यानी एवरेज आ जाएगा मेरा 22.5। अगर मैं शॉर्टकट मेथड से इस सवाल को सॉल्व करूं तो शॉर्टकट मेथड के लिए मुझे एक एवरेज एज्यूम करना होगा। अब मेरा डेटा सेट ये है, ये मिड वैल्यू अब मेरा डेटा सेट है। मिड वैल्यू में सबसे छोटी वैल्यू 5 है, सबसे बड़ी वैल्यू 45 है। तो भाई आपका एवरेज किसी भी सूरत में 5 से छोटा और 45 से बड़ा तो आ नहीं सकता। एवरेज क्या होता है, अपने डेटा सेट का रिप्रेजेंटेटिव, उन्हीं के बीच की कोई वैल्यू एवरेज होती है, इन्हीं के बीच की वैल्यू एवरेज होती है। तो जब आप एवरेज एज्यूम कर रहे हो तो भाई इस मिनिमम और मैक्सिमम के बीच में कोई भी वैल्यू एज्यूम कर लो, 24 कर लो, 25 कर लो, 26 कर लो, पर जो भी आप एज्यूम करोगे मिनिमम मैक्सिमम के बीच में करना है। जैसे मैंने एज्यूम मीन 25 ले लिया, मैंने इस डेटा सेट का एज्यूम मीन बराबर 25 ले लिया। अगर आप इस डेटा सेट का एज्यूम मीन 25 ले लेते हो तो हर वैल्यू का एज्यूम्ड मीन से डेविएशन कैलकुलेट करो। कैसे निकलता है ये, x माइनस ए। जैसे 5 माइनस 25 कितना हो जाएगा, माइनस का 20। 15 माइनस 25 माइनस का 10। 25 माइनस 25 0, 10 और 15, प्लस माइनस का ध्यान रखना है। ये जो आपने डेविएशन निकाला वो तो सिर्फ एक वैल्यू का डेविएशन था, वो तो सिर्फ 5 का डेविएशन था। लेकिन 5 एक ऐसी वैल्यू है जो 4 बार रिपीट हुई। अगर आपको टोटल डेविएशन चाहिए तो उसको f से, फ्रीक्वेंसी से मल्टीप्लाई करना पड़ेगा। तो टोटल डेविएशन आ जाएगा माइनस का 80, 10 इंटू 6 माइनस का 60, 0 इंटू 3 तो 0 ही हो जाएगा, 10 इंटू 5 50 हो जाएगा, 15 इंटू 2 30 हो जाएगा। टोटल डेविएशन आ रहा है माइनस का 60। तो फॉर्मूला है a प्लस टोटल डेविएशन माइनस का 60 डिवाइडेड बाय टोटल नंबर ऑफ आइटम्स। ठीक है, कितना आ जाएगा 25, 3 माइनस कर दोगे तो कितना 22 आ रहा है। क्या कुछ गलत लिया क्या मैंने, 15 की जगह 20 है। कुछ मैंने टाइम मतलब लिखने में कुछ गलती कर दी होगी। 15 की जगह 20 है, 15 की जगह 20 है कहाँ, 5 15 25 35 45 20 10 0 10
और 20 है, ये 15 नहीं, ये 20 है। ठीक है, और 20 इंटू 2 कितना हो जाएगा? 40 हो जाएगा। 40 का मतलब हो गया कितना? 90 माइनस का 50 आ जाएगा। माइनस का 50 2.5 होता है, तो मेरा आंसर आ जाएगा 22.5। तो आंसर विल रिमेन द सेम। ठीक है, आंसर सेम रहेगा। क्या इस सवाल में स्टेप डेविएशन मेथड अप्लाई हो सकता है? क्या इस सवाल में स्टेप डेविएशन मेथड अप्लाई हो सकता है? हाँ, इस सवाल में स्टेप डेविएशन मेथड भी अप्लाई हो सकता है। क्यों? क्योंकि यहां पर कंटिन्यूस सीरीज है, आपका क्लास इंटरवल एक्सक्लूसिव है, और जो क्लास इंटरवल का साइज है वो इक्वल है। तो जाहिर सी बात है कि यहां पर स्टेप डेविएशन मेथड भी अप्लाई हो सकता है। पहले आपको यह समझना होगा कि स्टेप डेविएशन क्या है। एक्चुअली शॉर्टकट मेथड का ही एक्सटेंडेड वर्जन है स्टेप डेविएशन मेथड। स्टेप डेविएशन मेथड इज जस्ट एन एक्सटेंशन ऑफ शॉर्टकट मेथड। इस मेथड का इस्तेमाल अपनी कैलकुलेशन को और छोटा करने के लिए किया जाता है। जैसे यहां तो हम कैलकुलेशन कर रहे हैं, तो भाई छोटी छोटी फिगर्स हैं, तो डेविएशन भी छोटे छोटे आ रहे हैं, तो उतना फर्क नहीं पड़ रहा। सोचो जहां पर हजारों डेटा होता, हजारों नंबर में डेटा होता होगा, लाखों नंबर में डेटा होता होगा, वहां पर कैलकुलेशन वाला काम कितना हैवी होता होगा, कितना कॉम्प्लेक्स होता होगा। अपनी कैलकुलेशन को आसान बनाने के लिए हम स्टेप डेविएशन मेथड का इस्तेमाल कर सकते हैं, पर उसकी शर्तें होती हैं, वही जो हमने पढ़ी थी। आसान कैसे हो जाएगा? सबसे पहले ये जो डेविएशन है, डेविएशन को एक स्टेप और छोटा कर दो। डेविएशन को एक स्टेप छोटा कैसे करूं? मैं स्टेप डेविएशन कैलकुलेट कर लूंगा। अब डेविएशन से स्टेप डेविएशन कैसे आएगा? जब आप डेविएशन को इंटरवल से डिवाइड कर दोगे, आई से डिवाइड कर दोगे, क्योंकि आई हर क्लास में सेम है ना, 10 10 10 10 10। तो आप चाहो तो अपने डेविएशन के साइज को छोटा कर सकते हो। इससे क्या होगा? कैलकुलेशन आपकी थोड़ी और आसान हो जाएगी। जैसे मेरा डेविएशन माइनस का 20 है, अगर मैं इसे आई से डिवाइड कर दूं तो मेरा डेविएशन माइनस का 2 हो जाएगा, क्योंकि आई बराबर 10 है। आई बराबर 10 है। इस वाले डेविएशन को अगर मैं आई से डिवाइड कर दूं तो मेरा डेविएशन माइनस का 1 हो जाएगा। 0 1 2। क्या किया मैंने? अपने अपने डेविएशन को एक स्टेप छोटा कर दिया। ठीक है, क्या ये टोटल स्टेप डेविएशन है? ये तो खाली एक वैल्यू का डेविएशन हुआ ना। अगर आपको टोटल डेविएशन कैलकुलेट करना है, स्टेप डेविएशन, तो इसको फ्रीक्वेंसी से मल्टीप्लाई करना होगा। भाई ये तो केवल एक वैल्यू का डेविएशन है ना, स्टेप ये डेविएशन एक वैल्यू का है, ये स्टेप डेविएशन एक वैल्यू का है, जबकि वो वैल्यू तो 4 बार रिपीट हुई थी। तो टोटल डेविएशन निकालना है, स्टेप डेविएशन, तो फ्रीक्वेंसी से मल्टीप्लाई करना होगा। एफ डी डैश एक्स, माइनस का 8 माइनस का 6 0 5 और 4। क्या हुआ? वही चीज है, कितना आ जाएगा ये? माइनस का 5। बस मैंने अपने डेविएशन की, देखो ये डेविएशंस की फिगर्स को थोड़ा छोटा कर लिया। इससे क्या होगा कि मेरी कैलकुलेशन जो है वो थोड़ी सी आसान हो जाएगी। देखो बड़े फिगर्स को जोड़ने में, घटाने में, मल्टीप्लाई करने में, है ना, डिवाइड करने में समय ज्यादा लगेगा। मुझे 20 into 5 करना होगा तो ज्यादा दिमाग लगाना पड़ेगा। 2 into 5 तो एकदम से कर दूंगा। जितनी छोटी फिगर्स होंगी कैलकुलेशन उतना आसान हो जाएगा। तो अपनी कैलकुलेशन को आसान बनाने के लिए जो कैलकुलेशन से रिलेटेड जो कॉम्प्लेक्सिटी होती है उसको कम करने के लिए हम स्टेप डेविएशन मेथड का इस्तेमाल करते हैं। क्या है? बस शॉर्टकट मेथड का एक एक्सटेंशन ही तो है।
आप डेविएशन को एक स्टेप छोटा कर दो आई से डिवाइड करके। अब आप फॉर्मूला वही लगाओ, शॉर्टकट मेथड वाला, बस डेविएशन की जगह स्टेप डेविएशन का इस्तेमाल करो। वो जो डेविएशन का टोटल आप ले रहे थे, अब आप स्टेप डेविएशन का टोटल लो डिवाइडेड बाय सिग्मा, और एंड में आप आई को मल्टीप्लाई कर दो। अरे भाई, जिस डेविएशन को मैंने आई से डिवाइड करके छोटा कर दिया और फॉर्मूले में मैंने आई को मल्टीप्लाई कर दिया, बात तो न्यूट्रल हो गई। यानी सेम ही चीज तो है, स्टेप डेविएशन मेथड और शॉर्टकट मेथड में कोई अंतर नहीं है, बस मैं डेविएशन को आई से डिवाइड करके थोड़ा छोटा कर रहा हूं और फॉर्मूले में आई को मल्टीप्लाई करके बात न्यूट्रल हो जा रही है। तो फॉर्मूला तो एक तरह से देखा जाए तो सेम ही हो गया ना, शॉर्टकट मेथड जैसा, तो आंसर भी सेम ही आएगा। अब मैं एज्यूम्ड मीन किसको लिया है मैंने, 25 को। सिग्मा एफ डी डैश एक्स का टोटल कितना है, माइनस का 5। फ्रीक्वेंसी कितनी है, 20। आई कितना है, 10। तो जब आप इसको सॉल्व करेंगे, जब आप इसे सॉल्व करेंगे तो वही सेम फिगर आ जाएगी, 22.5। तो आप कोई भी मेथड अप्लाई करें, आंसर सेम ही रहता है। और स्टेप डेविएशन मेथड कुछ अलग नहीं है, वो शॉर्टकट मेथड का एक्सटेंशन। हाँ, ये स्टेप डेविएशन मेथड अप्लाई करना संभव नहीं होता अगर यहां पर मेरा आई 10 होता और यहां पर मेरा आई 15 होता, अलग अलग इंटरवल होते, फिर शॉर्टकट मेथड अप्लाई करना मुश्किल हो जाता। क्यों? क्योंकि मैं उसको एक कॉमन बेस पे छोटा कैसे करूं, फिर मैं जब यहां पर फॉर्मूले में आई मल्टीप्लाई करूंगा तो कौन सा आई मल्टीप्लाई करूंगा, यहां तो हर इंटरवल में 10 10 10 10 का गैप है, तो मैं यहां पर एवरेज बेसिस पर 10 से मल्टीप्लाई कर दूंगा, डेविएशन को छोटा करने के लिए 10 से डिवाइड कर दूंगा, यानी कि कॉमन है ना मेरा वहां पर इंटरवल। लेकिन अगर इंटरवल का जो साइज है वो अलग अलग हो तो स्टेप डेविएशन मेथड अप्लाई नहीं हो सकता। इसीलिए स्टेप डेविएशन मेथड की शर्त है कि सीरीज कंटिन्यूस होनी चाहिए, एक्सक्लूसिव होनी चाहिए, और इक्वल इंटरवल्स होने चाहिए उस सीरीज में, तभी स्टेप डेविएशन मेथड लग सकता है। और यहां पर भी इसीलिए लगा क्योंकि जो हमारी कंटिन्यूस सीरीज थी वो एक्सक्लूसिव थी और उसमें जो क्लास इंटरवल्स थे वो भी इक्वल थे। क्या आपको एक्सक्लूसिव सीरीज में ये तीनों मेथड समझ में आए कैसे अप्लाई हो रहे हैं? फॉर्मूला तो वही है, डिस्क्रीट वाला ही, कुछ अलग फॉर्मूला थोड़ी है। इसमें बस आपने एक ही फॉर्मूला नया देखा, वो स्टेप डेविएशन मेथड वाला, जो कि कुछ नहीं, शॉर्टकट मेथड का ही एक्सटेंशन है। अब मैं आपसे एक छोटा इतना ही तो दिया रहेगा ना, खाली इतना ही तो दिया रहेगा और बोला रहेगा कि भाई मीन इसका ABCD में बताओ कौन सा सही आंसर। तो आप मुझे बताओ, आप चाहे डायरेक्ट मेथड से सॉल्व करो, चाहे शॉर्टकट मेथड से सॉल्व करो, चाहे स्टेप डेविएशन मेथड से सॉल्व करो, आंसर तो सेम ही आएगा। आंसर तो आपको 22.5 पे टिक करना है। अब एग्जामिनर थोड़ी ना देखने वाला है कि आपने ये 22.5 डायरेक्ट मेथड से निकाला या शॉर्टकट से या स्टेप डेविएशन मेथड से, क्योंकि आपका पेपर राइटिंग में थोड़ी हो रहा है। आप तो खाली एक ऑप्शन को चूज करके आ जा रहे हो, टिक करके आ जा रहे हो। तो भाई एग्जाम में कौन सा मेथड अप्लाई करना चाहिए क्वेश्चन को सॉल्व करने के लिए, पूरी तरह से आप पर निर्भर करता है। हालांकि सबसे छोटा और आसान मेथड तो डायरेक्ट मेथड ही है, समय भी कम लगता है, दिमाग भी कम खर्च होता है। लेकिन मान लो कि मेरे को उस समय डायरेक्ट मेथड याद नहीं आ रहा है, शॉर्टकट याद है अच्छे से, शॉर्टकट अप्लाई कर लो, ठीक है ना। कभी भी एग्जाम में ये सवाल आ जाएगा और मैं स्टेप डेविएशन मेथड से आंसर निकालूंगा तो फिर तो मेरे से बड़ा कोई बेवकूफ ही नहीं है कि मेरे को एक क्वेश्चन आया सॉल्व करने के लिए कंटिन्यूस सीरीज का और मैंने उस क्वेश्चन को एग्जाम में इस मेथड से सॉल्व करके आंसर निकाला। तो आप तो अपना समय बर्बाद कर रहे हैं ना बेसिकली। यानी स्टेप डेविएशन मेथड का इस्तेमाल एग्जाम में न्यूमेरिकल क्वेश्चन सॉल्व करने के लिए तो कभी करना ही नहीं पड़ेगा आपको। भाई एग्जाम में क्या करोगे, डायरेक्ट मेथड से करोगे 99% क्वेश्चन को सॉल्व,
चलो अगर कभी डायरेक्ट मेथड याद नहीं आ रहा है तो आप शॉर्टकट मेथड से सॉल्व करोगे। स्टेप डेविएशन मेथड को तो मैं कभी भी चूज नहीं करूंगा क्वेश्चन सॉल्व करने के लिए। तो फिर क्यों याद रखूं मैं इस मेथड को? क्योंकि इस मेथड का एग्जाम में फॉर्मूला पूछा जा सकता है। और क्या पता ऐसे पूछ ले आपसे सवाल, जैसे मैं आपसे एक सवाल पूछता हूं, मान लो एक क्वेश्चन दे दिया, बोल रहा है अगर सिग्मा एफ डी डैश एक्स माइनस का 5 हो, एन बराबर 20 हो, एक्स बार बराबर 22.5 हो, ठीक है, और ए बराबर 25 हो, तो बताओ आई कितना होगा, इंटरवल कितना होगा। तो बताओ इस वाले सवाल को सॉल्व करने के लिए मुझे सिर्फ क्या याद होना चाहिए? ये फॉर्मूला याद होना चाहिए। तो इस तरह के सवालों में आपको फॉर्मूला यूज करना पड़ सकता है। सीरीज को सॉल्व करने के लिए आप शॉर्टकट मेथड का चुनाव करो, ऐसा तो कभी होगा नहीं। इतनी बेवकूफी तो हम एग्जाम में कभी करेंगे नहीं। पर मेथड याद रखना पड़ेगा, फॉर्मूला याद रखना पड़ेगा, क्योंकि एग्जाम में फॉर्मूला भी पूछा जा सकता है या फॉर्मूले पर बेस्ड इस तरह के सवाल भी पूछे जा सकते हैं। क्योंकि मुझे देखते ही समझ में आ गया कि एफ डी डैश एक्स की बात हो रही है, यानी ये स्टेप डेविएशन मेथड की बात हो रही है। तो मुझे याद है स्टेप डेविएशन मेथड का फॉर्मूला होता है ए प्लस सिग्मा एफ डी डैश एक्स डिवाइडेड बाय सिग्मा एफ इंटू आई। अब यहां पर मैं एक्स 22.5 रख दूंगा, ए 25 रख दूंगा, ये माइनस का 5 रख दूंगा, ये 20 रख दूंगा, और जब मैं इसको सॉल्व करके आई कैलकुलेट करूंगा तो आई मेरा 10 आ जाए। अब एबीसीडी में जहां पे 10 होगा उसे आप टिक कर देना। तो इस तरह से सवाल पूछे जा सकते हैं न्यूमेरिकल क्वेश्चन के, या फिर फॉर्मूला पूछा जाएगा, या फिर स्टेप डेविएशन मेथड की कंडीशंस पर आधारित कोई सवाल पूछ लिया जाएगा। अदरवाइज किसी सवाल को, किसी सीरीज को सॉल्व करने के लिए आप स्टेप डेविएशन मेथड तो शायद ही अप्लाई करोगे, क्योंकि रिटन एग्जाम थोड़ी हो रहा है। मकसद तो आंसर निकालना है, वो तो किसी भी मेथड से आ सकता है। मगर याद सारे मेथड होने चाहिए। मैंने आपको बताया कि भाई स्टेप डेविएशन मेथड भी याद रखना क्यों जरूरी है। अब यहां से एक छोटा सा लेवरेज, अब मुझे ना यहाँ पे एक लेवरेज चाहिए, मतलब कुछ तो बेनिफिट मिलना चाहिए ना। अगर मैं कोई चीज पहले पढ़ा चुका हूं तो मुझे अब उसका फायदा मिलना चाहिए, क्योंकि अब समय बचाने का यही एक तरीका है। पहले आप मेरे को एक बात बताओ, ये कौन सी सीरीज है? ये कौन सी सीरीज है? ये कौन सी सीरीज है? कंटिन्यूअस तो है ही यार, कंटिन्यूअस तो है ही। कंटिन्यूअस में कौन सी, एक्सक्लूसिव या इंक्लूसिव? कंटिन्यूअस तो है ही। ये एक्सक्लूसिव सीरीज है, इसमें कोई दो राय नहीं, एक्सक्लूसिव सीरीज। अच्छा, ये एक्सक्लूसिव सीरीज है। ये इसमें क्या बोलते हैं कि डायरेक्ट मेथड से आप आंसर निकाल सकते हो, शॉर्टकट मेथड से भी आप आंसर निकाल सकते हो। क्या इसमें स्टेप डेविएशन मेथड अप्लाई हो सकता है? इसमें स्टेप डेविएशन मेथड अप्लाई नहीं हो सकता, क्योंकि यहां पर इंटरवल इक्वल नहीं है, यहां पर इंटरवल अलग अलग है। तो यहां पे स्टेप डेविएशन मेथड अप्लाई नहीं हो सकता। इस क्वेश्चन को या तो आप डायरेक्ट मेथड से सॉल्व करोगे या शॉर्टकट मेथड से सॉल्व करोगे। वैसे याद बस इतना रखना है कि यार स्टेप डेविएशन मेथड जो अनइक्वल क्लास इंटरवल्स के केस में अप्लाई नहीं हो सकता। एग्जाम में अगर आपको ये सीरीज दी हो और आपको अर्थमेटिक मीन निकालना हो, तो आपके लिए तो ऑप्शन खाली डायरेक्ट मेथड या शॉर्टकट मेथड ही है। स्टेप डेविएशन मेथड तो मैं कभी अप्लाई करूंगा ही नहीं, जैसा मैंने अभी थोड़ी देर पहले बताया। बस शर्तें याद होनी चाहिए कि भाई कब अप्लाई होता है, फॉर्मूला क्या होता है, फॉर्मूले से जुड़ा अगर कोई सवाल आ जाए तो मैं समझ पाऊं कि ये जो दी गई इंफॉर्मेशन है ये तो स्टेप डेविएशन मेथड की तरफ इशारा कर रही है। तो ये सब चीजें आपको समझ में आ जानी चाहिए। आप इसे खुद कर लेना, कर लोगे आप इसको घर से सॉल्व? आप इसे डायरेक्ट और शॉर्टकट मेथड से सॉल्व कर लेना, आपकी प्रैक्टिस हो जाएगी। आंसर दोनों से सेम आना चाहिए,
जितने सवाल मैं दे रहा हूं इससे ज्यादा सर फोड़ने की इन टॉपिक्स में जरूरत भी नहीं है, ठीक है ना। अगर यहाँ से सवाल आएंगे तो इसी तरह के आएंगे, और जो भी वैरायटी ऑफ क्वेश्चंस होंगे वो तो धीरे धीरे मैं अपने आप ही कवर करवाता रहूंगा। अच्छा, अब जब मीन पढ़ा दूंगा, मीडियन भी पढ़ा दूंगा, मोड भी पढ़ा दूंगा, ज्योमेट्रिक मीन और हार्मोनिक मीन भी पढ़ा दूंगा, जब ये पूरा मेजर ऑफ सेंट्रल टेंडेंसी कंप्लीट करवा दूंगा, तब मैं आपको इसका एमसीक्यू का सेट दूंगा। यानी कि सारे एवरेजेस पढ़ाने के बाद आपको एक एमसीक्यू का सेट दूंगा, फिर आप उसको सॉल्व करना और देखना कि भाई आपने जो भी मेजर ऑफ सेंट्रल टेंडेंसी में सीखा, आप उसके आधार पर सवालों के जवाब दे पा रहे हो कि नहीं। कंटिन्यूस सीरीज ये सब हम पढ़ चुके हैं भाई। कंटिन्यूस सीरीज मेनली दो प्रकार की होती है, एक एक्सक्लूसिव और एक इंक्लूसिव। एक्सक्लूसिव को भी लेस देन, मोर देन, मिड वैल्यू, ओपन एंडेड के फॉर्म में दिखाया जा सकता है। मैंने आपसे क्या कहा था, अगर सीरीज इंक्लूसिव हो तो पहले आपको उसे एक्सक्लूसिव बनाना पड़ेगा, फिर स्टैटिस्टिकल मेथड अप्लाई करना होगा। अगर वो लेस देन हो तो उसे पहले एक्सक्लूसिव बनाना पड़ेगा, मोर देन हो तो एक्सक्लूसिव बनाना पड़ेगा, मिड वैल्यू हो तो एक्सक्लूसिव बनाना पड़ेगा, ओपन एंडेड हो तो एक्सक्लूसिव बनाना पड़ेगा। आप मुझे बस इतना बताओ कि क्या आपको ये सारी सीरीज की पहचान है और आपको क्या इन सबको एक्सक्लूसिव बनाना आता है? क्या ये चार्ट आपको याद है? मैंने कल रिवाइज करने के लिए भी कहा था आपको कि रिवाइज करके आना। अगर आपको ये चार्ट याद है तो आपका और मेरा दोनों का समय बचने वाला है ना। अगर आपको ये चार्ट याद नहीं रहेगा तो समय बर्बाद होगा। देखो, अगर आपको दी गई सीरीज इनमें से कोई एक है, अगर वो सीरीज इंक्लूसिव है, लेस देन है, मोर देन है, ओपन एंडेड है, इन चारों में से कोई भी एक सीरीज है वो, तो सबसे पहले आपको उसे एक्सक्लूसिव बनाना पड़ेगा, जो कि आपको आता है। जैसे ही आप सीरीज को एक्सक्लूसिव बना लोगे, एक्सक्लूसिव बनाने के बाद की प्रक्रिया तो सेम हो जाएगी। जैसे ही सीरीज एक्सक्लूसिव हो गई तो अभी अभी आपने एक्सक्लूसिव सीरीज में तीनों मेथड अप्लाई करके देखे। सीरीज एक्सक्लूसिव बनने के बाद क्या कैलकुलेशन का प्रोसेस सेम नहीं हो जाएगा? जैसी ही सीरीज एक्सक्लूसिव बनी, इस सवाल में और उस सवाल में कोई अंतर ही नहीं रहेगा। तो 50 सवाल प्रैक्टिस करवाने की कोई आवश्यकता नहीं है भाई। जैसे ही आप उस सीरीज को एक्सक्लूसिव कर लोगे, क्योंकि हमें क्लास इंटरवल नहीं चाहिए रहते हैं, आप उस क्लास इंटरवल से मिड वैल्यू कैलकुलेट करना, और मिड वैल्यू कैलकुलेट करने के बाद अर्थमेटिक मीन कैलकुलेट करना। यानी अगर आपको इंक्लूसिव सीरीज का सवाल मिला तो पहले आप उसको एक्सक्लूसिव करोगे, मिड वैल्यूज निकालोगे, फिर अर्थमेटिक मीन निकालोगे। भाई एक्सक्लूसिव करने के बाद तो वही प्रक्रिया हो जाएगी जो आपने इस वाले सवाल में देखी, जो आप इस वाले सवाल में घर में करेंगे। ये भी तो एक्सक्लूसिव है ना, आप इसे घर में कर लेंगे ना, ये कॉन्फिडेंस है आपको। तो अगर कोई इंक्लूसिव सीरीज का सवाल आ गया तो उसे एक्सक्लूसिव बनाने के बाद वो सवाल ऐसा ही तो दिखने लगेगा। फिर आप उसमें मिड वैल्यू निकालकर डायरेक्ट मेथड से करो, शॉर्टकट मेथड से करो। भाई घर में प्रैक्टिस कर रहे हो तो सारे मेथड से करो ताकि सारा मेथड याद रहे। एग्जाम में जब सवाल आएगा तो भाई उस मेथड को चुनना जिसमें समय बचे, जो आसान हो, जैसे डायरेक्ट मेथड। हाँ, अगर मिड वैल्यू वाली सीरीज है तो मिड वैल्यू वाली सीरीज को एक्सक्लूसिव बनाने की जरूरत नहीं है। मिड वैल्यू वाली सीरीज में तो हमें जो चीज चाहिए रहती है अर्थमेटिक मीन निकालने के लिए वही दी हुई है। भाई अगर मैं सीरीज को एक्सक्लूसिव बनाऊंगा तो उसके बाद मुझे मिड वैल्यू ही तो चाहिए रहती है, और मिड वैल्यू वाली सीरीज में तो मिड वैल्यू पहले से ही दी होगी, तो इसमें कोई छेड़छाड़ करने की जरूरत नहीं है। यानी देयर इज नो नीड फॉर conversion of mid values into exclusive class intervals। मिड वैल्यूज को वापस से क्लास इंटरवल में कन्वर्ट करने की जरूरत नहीं है, क्योंकि अल्टीमेटली मुझे मिड वैल्यू ही तो चाहिए रहती है अर्थमेटिक मीन निकालने के लिए।
और आपको मिड वैल्यू सीरीज में मिड वैल्यू ही दे रखी है, आप सीधे अर्थमेटिक मीन कैलकुलेट करो, ठीक है ना। हालांकि मिड वैल्यू से क्लास इंटरवल कैसे बनाया जाता है यह आपको आना चाहिए। क्या आपको याद है मिड वैल्यू से क्लास इंटरवल कैसे बनाया जाता है? अगर मैं आपको मिड वैल्यू दूं 3, 6, 9, 12, बताना जरा इसके क्लास इंटरवल्स क्या होंगे। अगर मिड वैल्यू 3, 6, 9, 12 है तो इसके क्लास इंटरवल्स क्या होंगे? पहला क्लास इंटरवल क्या होगा? पहला क्लास इंटरवल क्या होगा? पहला क्लास इंटरवल 0 होगा। पहला क्लास इंटरवल 0 to 6 होगा। रिवीजन करना बहुत जरूरी है भाई। वरना कोई फायदा नहीं है पढ़ने का। मिड वैल्यू को कन्वर्ट करने के लिए ये 2 स्टेप्स बताए थे ना मैंने। मिड वैल्यू को कन्वर्ट करने के लिए क्या करते हैं? सबसे पहले करेक्शन फैक्टर निकालते हैं। करेक्शन फैक्टर मतलब आई डिवाइडेड बाय 2। बताओ मिड वैल्यू से आई कैसे पहचानेंगे? जो मिड वैल्यू के बीच का डिफरेंस होता है उसी को आई कहते हैं, यानी कि यहां पर आई बराबर कितना है? 3। मिड वैल्यूज के बीच का जो गैप है वही आई होता है, इंटरवल होता है, यानी कि 1.5। अब क्या करना है? दूसरा स्टेप है हर मिड वैल्यू में करेक्शन फैक्टर यानी 1.5 को एक बार घटा दो, एक बार जोड़ दो। तो 3 में एक बार घटा दो, एक बार जोड़ दो। 6 में ये करेक्शन फैक्टर एक बार घटा दो, एक बार जोड़ दो। इससे क्या होगा कि ये किस में कन्वर्ट हो जाएगी? वापस से एक्सक्लूसिव क्लास इंटरवल में ये मिड वैल्यूज कन्वर्ट हो जाएंगी। क्या आपको ये याद आया? क्या मिड वैल्यू को क्लास इंटरवल में कन्वर्ट कैसे करते हैं याद आया? ये सब पढ़ा हुआ है। अगर याद आया तो हैंड रेस करो भाई। क्या ये चीज याद आई आपको? और पता है ये याद दिलाने में हमारे 3 मिनट वेस्ट हो गए। ये याद दिलाने में 3 मिनट 4 मिनट बर्बाद हो गए। और अगर मैं इसी तरह से हर पीछे की बात याद दिलाता रहा तो सोचो कितना समय बर्बाद होगा। यानी कि अगर आप चाहते हो गति तेज हो तो आपको भी चीजें याद रखनी पड़ेंगी ना। अगर मैं मुझे आपके ऊपर कब कॉन्फिडेंस आएगा? जब मैं बोलूंगा यार मैंने ये चीज आपको पढ़ाई है, क्या याद है आपको? आप बोलोगे हाँ याद है। तो मुझे भी कॉन्फिडेंस आएगा कि यार अब मुझे इन्हें मिड वैल्यू थोड़ी समझानी है कि क्या होती है। अब मुझे ये थोड़ी बताना है इनको कि मिड वैल्यू को क्लास इंटरवल में या क्लास इंटरवल से मिड वैल्यू कैसे निकालते हैं। ये तो बेसिक चीज है, ये तो मैंने इनको बता रखा है और ये कह रहे हैं कि इन्हें याद भी है। तो मेरा पूरा फोकस आपको क्या समझाने पर होगा? अर्थमेटिक मीन कैसे निकलता है ये टॉपिक समझाने पर होगा, ना कि मिड वैल्यू और क्लास इंटरवल और एक्सक्लूसिव और इंक्लूसिव या लेस देन या मोर देन समझाने पर। तो इससे क्या होता है, जब मेरा आपके ऊपर थोड़ा भरोसा बढ़ेगा तो फिर मैं चीजों को फालतू स्ट्रेच नहीं करूंगा ना, कि खींचने की क्या जरूरत है। जब वो चीज आपको आती है तो फटाफट आगे बढ़ते हैं, तो समय बचे, आपका भी मेरा भी, दोनों का फायदा होगा, आपका ज्यादा। तो इसीलिए बहुत जरूरी है कि पीछे पढ़ा हुआ याद रखें। और स्टैटिस्टिक्स में हर चैप्टर जो आप पढ़ोगे वो अपने तक सीमित नहीं रहेगा। जो भी मैं इस चैप्टर में पढ़ूंगा उसका अगले चैप्टर में इस्तेमाल होगा। मीन अभी आप पढ़ रहे हो ना, अगले चैप्टर में फिर मीन का इस्तेमाल होगा, उसके अगले चैप्टर में भी मीन का इस्तेमाल होगा। तो आप भूलना अलाउड नहीं है। अच्छा, अगर मैं मिड वैल्यू को क्लास इंटरवल में कन्वर्ट कर लूं तो अर्थमेटिक मीन निकालने के लिए फिर मैं वापस मिड वैल्यू पर जाऊंगा। जब ऑलरेडी आपको मिड वैल्यू दी हुई है तो आपको क्लास इंटरवल बनाने की जरूरत ही नहीं है।
सीधे मिड वैल्यू और फ्रीक्वेंसी, मिड वैल्यू को x बोलेंगे और फ्रीक्वेंसी, सीधे आप अर्थमेटिक मीन की कैलकुलेशन करो। यानी अगर आपको सवाल में मिड वैल्यूज गिवन है तो क्लास इंटरवल में कन्वर्ट करने की जरूरत नहीं है, क्योंकि हमको मिड वैल्यूज ही तो चाहिए रहती हैं कंटिन्यूस सीरीज में। हाँ, लेकिन आना जरूर चाहिए, यहां जरूरत नहीं है। आगे आने वाले एवरेजेस में है, मीडियन में है, मोड में है, तो ये सब याद जरूर होना चाहिए। चलिए एक चीज मुझे बताइए फटाफट से, ये जो क्लास इंटरवल्स हैं ये इंक्लूसिव हैं, इसमें तो कोई डाउट नहीं, ये एक इंक्लूसिव सीरीज है। आप इस इंक्लूसिव सीरीज को एक्सक्लूसिव में कन्वर्ट करिए, एक्सक्लूसिव क्लास इंटरवल में कन्वर्ट करिए। बताइए पहला क्लास इंटरवल क्या होगा, पहला क्लास इंटरवल क्या होगा, पहला क्लास इंटरवल क्या होगा जब मैं इस इंक्लूसिव को एक्सक्लूसिव में कन्वर्ट करूंगा। ये एक इंक्लूसिव सीरीज है। पहला क्लास इंटरवल 9.5 टू 19.5 होगा, इसी तरह से दूसरा 19.5 टू 20। अब देखो मेरे को ये समझाने की जरूरत नहीं ना, अभी इससे थोड़ा कॉन्फिडेंस आता है, आपको भी आएगा कि आपको चीजें याद है और मुझे भी आएगा कि यार आपको अब ये सब बेसिक बेसिक चीजें बार बार बताने की जरूरत नहीं है, समय बर्बाद होता है ना उससे। 39 टू 49, क्या ऐसा करने से फ्रीक्वेंसीज बदल जाएंगी या सेम रहेंगी, फ्रीक्वेंसीज बदल जाएंगी या सेम रहेंगी। जब हम इंक्लूसिव को एक्सक्लूसिव करते हैं तो फ्रीक्वेंसी का रीडिस्ट्रीब्यूशन होता है या फ्रीक्वेंसी सेम ही रहती है, सेम रहती है। फ्रीक्वेंसी तो भाई यही रहेगी जो है। अब आपकी ये इंक्लूसिव सीरीज एक्सक्लूसिव बन गई है, यानी अब ये सीरीज स्टैटिस्टिकल मेथड अप्लाई करने के लिए एकदम परफेक्ट है, एकदम तैयार है ये सीरीज। अब आप यहाँ पे स्टैटिस्टिकल मेथड अप्लाई कर सकते हो। मुझे एवरेज निकालना है, मुझे यहाँ पर अर्थमेटिक मीन की कैलकुलेशन कर। बताओ अर्थमेटिक मीन की कैलकुलेशन करने के लिए मुझे क्लास इंटरवल चाहिए ही नहीं, मुझे तो मिड वैल्यू चाहिए। तो बताओ मिड वैल्यू कितनी होगी इसकी, मिड वैल्यू कितनी होगी। मिड वैल्यू आप यहां से निकालो या यहां से निकालो सेम ही आएगा, इंक्लूसिव से निकालो या एक्सक्लूसिव से निकालो मिड वैल्यू सेम ही आएगा। क्या इसकी मिड वैल्यू 14.5 आएगी, इसकी मिड वैल्यू 24.5 आएगी, इसकी मिड वैल्यू 34.5 आएगी, इसकी मिड वैल्यू 44.5 आएगी। अब ये आपकी फ्रीक्वेंसी है, ये आपकी मिड वैल्यू है। बताइए क्या आप यहां पर अर्थमेटिक मीन कैलकुलेट कर लेंगे, क्या आप यहाँ पे डायरेक्ट मेथड अप्लाई करके अर्थमेटिक मीन निकाल लेंगे घर से, क्या आप इसे खुद सॉल्व कर लेंगे, कर लेंगे, कर लेंगे। क्योंकि मुझे क्या करना है, यहां पर केवल सिग्मा एफ एक्स अपॉन सिग्मा एफ, खाली ये फॉर्मूला, मुझे केवल एक एफ एक्स का कॉलम ही तो बनाना है, तो टोटल वैल्यू निकाल कर उसको टोटल नंबर ऑफ आइटम से डिवाइड कर देना है। तो आप इस सवाल को घर में डायरेक्ट मेथड से भी करो, शॉर्टकट मेथड से भी करो, क्योंकि हम अभी लर्निंग प्रोसेस में है। तो भाई भले ही हर एक मेथड से सेम आंसर आता हो, पर घर में मैं सारे मेथड अप्लाई करूंगा जो जो अप्लाई हो सकते हैं। इससे एक तो मुझे प्रोसेस याद हो जाएगा, फॉर्मूले याद हो जाएंगे, है ना। और बहुत ज्यादा सवाल थोड़ी करने के लिए कह रहा हूं। क्या इस सवाल में स्टेप डेविएशन मेथड अप्लाई हो सकता है, क्या इस सवाल में स्टेप डेविएशन मेथड अप्लाई हो सकता है इस पर्टिकुलर क्वेश्चन में। हाँ, स्टेप डेविएशन मेथड भी अप्लाई हो सकता है, क्योंकि सीरीज तो एक्सक्लूसिव बना ही दी ना आपने, एक्सक्लूसिव तो ये हो ही गई। और आप देख सकते हैं कि इंटरवल भी इक्वल है आपका, यहां पर भी i बराबर 10 है, यहां पर भी i बराबर 10 है, यहां पर भी i बराबर 10 है, यहां पर भी i बराबर 10। तो बिल्कुल आप यहां पर तीनों मेथड अप्लाई कर सकते हो। अरे अब तो ये सीरीज बिल्कुल वही तो हो गई यार, ये एक्सक्लूसिव सीरीज है। तो अब बताओ इस सवाल में आपने जैसे ही इंक्लूसिव को एक्सक्लूसिव बनाया, तो इस सवाल में और इस सवाल में क्या अंतर रह गया, सेम ही तो हो गया। ये जो अभी हमने सॉल्व किया ये भी तो एक्सक्लूसिव सीरीज का ही सवाल था।
हमने तीनों मेथड से इसको सॉल्व किया। तो बताओ अब इस सवाल में और पिछले वाले सवाल में क्या अंतर है? कोई अंतर नहीं, बस इसमें एक काम ज्यादा करना पड़ा कि इंक्लूसिव को हमें एक्सक्लूसिव बनाना पड़ा, जो कि आपको आना चाहिए। ये कौन सी सीरीज है? ये कौन सी सीरीज है जो अभी स्क्रीन पे दिख रही है? ये कौन सी सीरीज? कंटिन्यूअस तो है ही ना, कंटिन्यूअस तो है ही। कंटिन्यूअस में एक्सक्लूसिव है, इंक्लूसिव है। अच्छा, एक्सक्लूसिव है, क्या ये सीरीज एक्सक्लूसिव है? ये सीरीज एक्सक्लूसिव कहां दिख रही है? ये सीरीज लेस देन है। लेस देन एक एक्सक्लूसिव का ही प्रकार होता है, पर ये एक्सक्लूसिव फॉर्म में तो नहीं है ना, लेस देन है। क्योंकि इसमें देखो लोअर लिमिट कांस्टेंट है ना, मैंने बताया भी था कि लेस देन सीरीज को पहचानते कैसे है। ये एक लेस देन सीरीज, अगर ये एक लेस देन सीरीज है तो ये तो कंफर्म है कि ये क्यूमुलेटिव फ्रीक्वेंसी होगी। ये क्यूमुलेटिव फ्रीक्वेंसी है, ठीक है। बताइए इस लेस देन सीरीज पर, ये एक लेस देन सीरीज है, क्या इस लेस देन सीरीज पे सीधे अर्थमेटिक मीन कैलकुलेट करने के लिए फॉर्मूला अप्लाई हो सकता है? यहां अर्थमेटिक मीन तब तक कैलकुलेट नहीं हो सकता जब तक आप इस सीरीज को ठीक ना करें, इसको एक्सक्लूसिव फॉर्म में कन्वर्ट ना करें। अब मेरे को ये बताओ, दो स्टेप खाली लिख दो कि लेस देन सीरीज को एक्सक्लूसिव फॉर्म में कन्वर्ट करने के लिए क्या क्या किया जाता है। नंबर वन, पहला काम क्या करते हैं? पहला काम क्या करते हैं? पहला काम क्या करते हैं? पहला काम करते हैं फॉर्म क्लास इंटरवल। अरे यहां करेक्शन फैक्टर थोड़ी निकलता है, क्लास इंटरवल बनाते हैं। और दूसरा काम करते हैं, मैं, बहुत सारे बच्चों ने अभी वो स्टैटिस्टिकल सीरीज वाला पीडीएफ रिवाइज नहीं किया होगा, मैं फिर बोल रहा हूँ, रिवीजन करो। हमें कॉन्फिडेंस होना बहुत जरूरी है कि हाँ मुझे आता है, मुझे बार बार देखने की जरूरत नहीं है, ये जरूरी है। पर वो कॉन्फिडेंस बहुत ज्यादा नहीं होना चाहिए, क्योंकि कई बार आसान चीजें हमको बहुत धोखा देती हैं एग्जाम में। मतलब मुझे लगता है कि यार ये तो आसान है, ये तो मैं कर ही लूंगा, और वही आसान चीज मेरे एग्जाम में गलत हो जाती है। फिर घर में आकर सर पटकने का मन करता है कि मैंने ये गलती कैसे कर दी, इतनी आसान चीज मेरे से कैसे मिस हो गई। तो जो चीजें आसान है उसको तो एकदम खत्म कर दो, एकदम किल कर दो कि भाई तुम तो इजी हो, तुम्हें तो एकदम चबा के फेंक दूंगा मैं। और जो चीजें मुश्किल है फिर उस पर और फोकस करो, उस पर और मेहनत करो। मुश्किल चीजों पे मेहनत करने के दौरान आसान चीजों को इग्नोर मत करो भैया। एक पेपर में आधे से ज्यादा क्वेश्चन आसान लेवल के ही होते हैं। भाई 100 क्वेश्चन होंगे तो 60% क्वेश्चन उसमें इजी लेवल वाले होंगे, 40% ही मॉडरेट या थोड़े टफ लेवल के होंगे। दूसरा काम होता है फ्रीक्वेंसी डिस्ट्रीब्यूशन। दूसरा काम होता है इसमें फ्रीक्वेंसी डिस्ट्रीब्यूशन। मैं क्लास इंटरवल को फॉर्म फॉर्म एक्सक्लूसिव क्लास इंटरवल। अब मैं एक्सक्लूसिव क्लास इंटरवल कैसे बनाऊं? पहले आप मुझे बताओ यहां पर आई बराबर कितना रखना ठीक रहेगा ऑब्जर्वेशन से? क्या ऑब्जर्व कर पा रहे हो इस सीरीज को देखकर? आई कितना लेकर चलो? बहुत साधारण ऑब्जर्वेशन, 0 से 10, 0 से 20, 0 से 30, 0 से 40, मैं आई बराबर 10 लेकर चल रहा हूं। अगर मैं आई बराबर 10 लेकर चलूं तो पहला क्लास इंटरवल 0 से 10, तो अगला बना देता हूं 10 से 20। एक्सक्लूसिव यही होता है ना, जहां पे पहला खत्म वहीं से दूसरा शुरू। तीसरा बना देता हूं 20 से 30, चौथा बना देता हूं 30 से 40। क्या ऐसा करने के बाद ये फ्रीक्वेंसीज सेम रहेंगी? ये तो फ्रीक्वेंसीज थी ही नहीं, ये तो क्यूमुलेटिव फ्रीक्वेंसीज थी। बताओ फ्रीक्वेंसी डिस्ट्रीब्यूशन का मैंने एक सबसे आसान तरीका क्या बताया था? बड़े से छोटा घटाओ। देखो 0 से 10 की फ्रीक्वेंसी तो 5 है, अब 10 से 20 की फ्रीक्वेंसी कैसे निकालोगे? बड़े से छोटी फ्रीक्वेंसी घटा दो, 8 - 5, 3, 15 - 8, 7, 19 - 15, 4, टोटल ऑब्वियस सी बात है 19 ही होगा। ये काम हमने करा हुआ है ऑलरेडी, मैंने आपको लेस देन, मोर देन, मिड वैल्यू सब बताया हुआ है कि उनको एक्सक्लूसिव कैसे बनाते हैं। पहले आप मेरे को बताओ, क्या ये
समझ में आया कि मैंने इस लेस देन सीरीज को नॉर्मल एक्सक्लूसिव फॉर्म में कैसे कन्वर्ट किया, फ्रीक्वेंसी का बंटवारा कैसे किया। ये दो काम करने हैं ना, क्लास इंटरवल बनाना है और फ्रीक्वेंसी डिस्ट्रीब्यूशन करना है। अब मुझे बताओ, क्योंकि आपने मुश्किल काम कर लिया, आपने एक लेस देन सीरीज को नॉर्मल एक्सक्लूसिव सीरीज में कन्वर्ट कर लिया। अब मुझे बताओ, इस एक्सक्लूसिव सीरीज में और अभी जो हमने थोड़ी देर पहले क्वेश्चन किया था, इसमें क्या अंतर है? जैसे ही आपने उस लेस देन सीरीज को एक्सक्लूसिव बना लिया, आगे की प्रक्रिया तो कॉपी पेस्ट हो गई ना। अब मैं उस कॉपी पेस्ट वाली चीज को बार बार करूंगा तो समय बर्बाद होगा। आप उसे बार बार करेंगे घर में बैठ के तो इन्वेस्टमेंट है वो एक तरह की। यहाँ पे हमारे पास सीमित समय है, तो यहाँ पे फालतू समय बर्बाद करने से अच्छा आप उसे घर में अगर ट्राई करोगे तो आपका रिवीजन टाइम हो जाएगा एक तरह से। क्योंकि मुझे अब इसके आगे की प्रक्रिया एकदम कॉपी पेस्ट लग रही है। क्या करना है भाई? मिड वैल्यू निकालना है। मिड वैल्यू कितना होगा? 5 होगा, इसका 15 होगा, इसका 25 होगा, इसका 35 होगा। अब आप क्या करो, इस क्वेश्चन में अर्थमेटिक मीन कैलकुलेट करो, डायरेक्ट मेथड से, शॉर्टकट मेथड से, और इस सवाल में तो अब स्टेप डेविएशन मेथड भी लग सकता है। तीनों मेथड प्रैक्टिस करो, आंसर तीनों से सेम आएगा। एग्जाम में अगर ये सवाल आता तो मैं इस सवाल को डायरेक्ट मेथड से करता समय बचाने के लिए। क्या आप ये खुद कर लेंगे? क्या आप ये सवाल और ये सवाल खुद कर लेंगे? बोलो। अब आपसे एक छोटा सा सवाल पूछूंगा, यस और नो में जवाब देना। यस और नो में जवाब देना। अगर मोर देन सीरीज का कोई सवाल आ गया, अगर मोर देन सीरीज का कोई सवाल आ गया, तो क्या उस मोर देन सीरीज को आप एक्सक्लूसिव बना सकते हो? क्या मोर देन सीरीज को एक्सक्लूसिव बना सकते हो? यस और नो में जवाब दो। अगर आप मोर देन सीरीज को एक्सक्लूसिव बना दोगे तो क्या फिर उसके बाद अर्थमेटिक मीन निकालने के लिए कुछ अलग करना है? वही कॉपी पेस्ट करना है, वही जो अभी थोड़ी देर पहले हमने क्वेश्चन में किया, वही चीज को रिपीट करना है। यानी कि एक बार आपने लेस देन मोर देन को ठीक कर लिया तो फिर उसके आगे की प्रक्रिया तो सेम है। क्या आपको ओपन एंडेड सीरीज याद है? मैंने ओपन एंडेड सीरीज में 3 केसेस पढ़ाए थे कि ओपन एंडेड सीरीज में जो एंड्स होते हैं, जो पहले की लोअर लिमिट और आखिरी की अपर लिमिट होती है, उसको कैसे फाइंड आउट करते हैं। क्या आपको ओपन एंडेड सीरीज के वो 3 केस याद हैं? अगर याद नहीं है तो रिवीजन करो, ये सब रिवीजन वाला पार्ट है, ये मुझे याद दिलाने की जरूरत नहीं। हाँ, अगर आप कुछ बोलते हो कि मुझे ये समझ में नहीं आया, वो फिर मेरा काम हो गया ना, कि समझ में नहीं आया तो फिर तो समझाना पड़ेगा ना मुझे। लेकिन अगर कोई चीज पढ़ा चुका हूं, आपके समझ में भी आई है और आप उसको सिर्फ रिवाइज नहीं कर रहे हो, इस वजह से आपको वो याद नहीं है, फिर तो आप गलती कर रहे हो ना। ये तो आप ही जिम्मेदारी लोगे भाई। तो मुझे क्या हर तरह के सवाल करवाने की जरूरत है? मैं क्या यहाँ पे कोई रिटन एग्जाम की तैयारी करवा रहा हूँ? मुझे हर तरह के सवाल करवाने की जरूरत नहीं है। कॉमन सेंस का इस्तेमाल करो। आपको कॉन्सेप्ट समझ में आ गया तो अब 50 सवाल करने की कोई आवश्यकता ही नहीं है। आपको कॉन्सेप्ट क्लियर है तो आप तो सवाल खुद भी कर सकते हो। मुझे लेस देन का सवाल दे दो, मोर देन का सवाल दे दो, मिड वैल्यू वाला दे दो, ओपन एंडेड वाला दे दो, इंक्लूसिव वाला दे दो, मैं हर एक सवाल का कन्वर्जन करके एक्सक्लूसिव में अर्थमेटिक में निकाल लूंगा। अर्थमेटिक में निकालने की प्रक्रिया एक जैसी है। आप इन क्वेश्चंस को घर में सॉल्व करना और मुझे बताना कि आपके तीनों मेथड से आंसर सेम आए या नहीं, आपसे क्वेश्चन सॉल्व हुए या नहीं। नहीं हुए होंगे तो फिर हम कल देखेंगे। आते हैं अब थोड़े डिफरेंट टाइप वाले क्वेश्चंस पर। इस तरह के क्वेश्चंस भी एग्जाम में पूछे जाते हैं, मिसिंग फ्रीक्वेंसीज वाले क्वेश्चंस, मिसिंग वैल्यूज या मिसिंग फ्रीक्वेंसीज वाले क्वेश्चन। देखो, मिसिंग फ्रीक्वेंसीज वाले क्वेश्चन हो या मिसिंग वैल्यू वाले क्वेश्चन हो, जब भी मिसिंग फ्रीक्वेंसी या मिसिंग वैल्यू वाले क्वेश्चन हो, ऐसे क्वेश्चन हमेशा डायरेक्ट मेथड से ही सॉल्व करने चाहिए। मतलब आपको डायरेक्ट मेथड का फॉर्मूला याद होना चाहिए, अर्थमेटिक मीन वाला। जब भी सवाल में कोई मिसिंग वैल्यू है और वो मिसिंग वैल्यू पूछी हो, मिसिंग फ्रीक्वेंसी हो, वो मिसिंग फ्रीक्वेंसी पूछी हो, तो ऐसे सवालों को हमेशा डायरेक्ट मेथड से ही सॉल्व करना चाहिए। एक और बात, अगर सवाल में कोई एक चीज मिसिंग होगी तो उस मिसिंग चीज को कैलकुलेट करने के लिए, फाइंड आउट करने के लिए कोई एक्स्ट्रा हिंट भी गिवन होगी, कोई एडिशनल इंफॉर्मेशन भी गिवन होगी। भाई एक चीज गायब करोगे तो एक चीज एडिशनल कोई ना कोई चीज दोगे।
जैसे कि इस सीरीज में 5 वैल्यूज है, एक वैल्यू मिसिंग है, एक वैल्यू मिसिंग है, बोल रहा है कि बताओ ये मिसिंग वैल्यू कितनी है। तो जब आप 5 वैल्यू दे रहे हो और उसमें से एक वैल्यू गायब कर दे रहे हो, तो मैं ये मिसिंग वैल्यू कैसे निकाल सकता हूं? अगर एक इंफॉर्मेशन मिसिंग है तो कोई एक एडिशनल हिंट भी तो गिवन होनी चाहिए ना। तो हाँ, एडिशनल हिंट ये है कि हमको एवरेज मालूम है, हमको इस डेटा सेट का एवरेज मालूम है, 20 है इसका एवरेज। अब निकाल सकता हूं बिल्कुल। जब भी सवाल में मिसिंग वैल्यूज वाले सवाल आएंगे, मिसिंग फ्रीक्वेंसीज वाले सवाल आएंगे, एक इंफॉर्मेशन मिसिंग होगी तो पक्का से एक एडिशनल इंफॉर्मेशन गिवन भी होगी। 2 वैल्यूज मिसिंग होंगी तो पक्का से 2 एडिशनल इंफॉर्मेशन भी गिवन होंगी। जितनी चीजें वो मिसिंग करेगा उतनी एडिशनल इंफॉर्मेशन भी देगा, ताकि आप उस मिसिंग इंफॉर्मेशन को कैलकुलेट कर सके। अब और अभी अभी मैंने क्या कहा कि जो मिसिंग वैल्यूज वाले सवाल होते हैं, मिसिंग फ्रीक्वेंसीज वाले सवाल होते हैं, ये हमेशा डायरेक्ट मेथड से सॉल्व करने चाहिए। तो माना जो वैल्यू मिसिंग है वो ए है, माना जो वैल्यू मिसिंग है वो ए है। अगर जो वैल्यू मिसिंग है वो ए है, तो जो टोटल वैल्यू होगी यानी कि सिग्मा एक्स, सिग्मा एक्स वो कितना होगा? 20, 30, 50, 75 प्लस ए। अब क्योंकि ये कौन सी सीरीज है, कौन सी सीरीज है ये? इंडिविजुअल सीरीज है, 5 वैल्यूज दी हैं इंडिविजुअली। इंडिविजुअल सीरीज में अर्थमेटिक मीन का फॉर्मूला होता है डायरेक्ट मेथड से सिग्मा एक्स अपॉन एन। हमेशा डायरेक्ट मेथड अप्लाई करना है सीरीज के हिसाब से, ठीक है। 85 है यार, 85। मेरी कैलकुलेशन बहुत बेकार है, बिना कैलकुलेटर के मैं जीरो हूं। हालांकि मेरी कैलकुलेशन बेकार है इससे कोई फर्क नहीं पड़ता, आपकी कैलकुलेशन अच्छी होनी चाहिए, आपकी बेकार नहीं होनी चाहिए। इसीलिए आप जब भी कोई कैलकुलेशन करो घर में बिना कैलकुलेटर के करना, ठीक है। तो मेरी कैलकुलेशन मतलब कैलकुलेटर अगर मेरे हाथ से छीन लो तो शायद मैं कभी कई बार 2+2 में भी गलती कर दूंगा। तो ये मेरा एक नेगेटिव साइड है। हालांकि कॉम्पिटेटिव एग्जाम में कैलकुलेशन अच्छी होनी चाहिए और फास्ट होनी चाहिए, ऐसा मैंने महसूस किया था जब पहला पेपर हुआ था जो कैंसिल हो गया था। हालांकि मेरे उस पेपर में सारे न्यूमेरिकल क्वेश्चन सही थे, ठीक है, जो अनलेस कि उसमें कोई मिसप्रिंट हो, 2-3 उसमें गलत न्यूमेरिकल थे, मतलब आंसर ही गलत थे। तो मैंने उस पेपर को अटेम्प्ट करके महसूस किया कि अगर कैलकुलेशन आपकी धीरे हो रही है, मतलब कैलकुलेशन आपकी फास्ट आप नहीं कर पा रहे हो, तो फिर तो आप, मेरे को नहीं लगता कि अगर थोड़े ज्यादा न्यूमेरिकल आ जाए किसी पेपर में तो 100 क्वेश्चन भी अटेम्प्ट कर पाओ। मुझे याद है उसमें कम से कम नहीं तो 25 के आसपास न्यूमेरिकल आए थे और रूट वाले क्वेश्चन भी थे, मतलब रूट भी सॉल्व करना है बिना कैलकुलेटर के। रूट वाले सवाल को डिवाइड, जैसे इकोनॉमिक ऑर्डर क्वांटिटी वाला सवाल था जो कि रूट में होता है, ठीक है ना। स्टैंडर्ड डेविएशन वाला सवाल था जिसके सारे फॉर्मूले रूट में होते हैं, तो ऐसे भी सवाल आए थे। हालांकि वो पेपर मेरा अच्छा हुआ था पर वो पेपर कैंसिल हो गया हिंदी ट्रांसलेशन की वजह से, क्योंकि उसमें जो हिंदी में पेपर आया था वो गूगल ट्रांसलेशन वाला पेपर था, तो बहुत बहुत सारे बच्चों को हिंदी समझ में नहीं आ रही थी और वो सच में नहीं आ रही होगी क्योंकि सच में गलतियां तो थी। तो कई सारे कारणों की वजह से वो पेपर कैंसिल हो गया। हालांकि वो पेपर भी बहुत अच्छा गया था। अगर वो पेपर कैंसिल ना होता तो शायद एक उसमें एआरओ की सीट थी ना, सचिवालय वाली, अकाउंट्स वाली, फिर उन्होंने वो सीट ही हटा दी अगले पेपर में। जो एआरओ अकाउंट्स वाला पेपर होता है वो भी भर सकते हो आप, मेरे ख्याल से वो भी आने वाला है अभी 5-6 महीने के अंदर अंदर देखना, वो वाला पेपर भी आएगा, एआरओ अकाउंट्स वाला जो सचिवालय और विधानसभा वाला होता है।
उसमें भी अकाउंटिंग वाला पार्ट है। पोस्ट तो उसमें कम ही होती है खैर। उसमें थोड़ा-सा हिंदी भी होती है, उसमें आपका जनरल स्टडीज़ भी होती हैं, उत्तराखंड भी है और अकाउंट्स वाला पार्ट भी है। मगर अकाउंट्स वाला ऑब्जेक्टिव टाइप नहीं होगा, रिटन एग्ज़ाम होगा। जैसे बीकॉम, एमकॉम में आप देते थे ना उस तरह से। और एस्से राइटिंग भी होता है उसमें, एस्से भी लिखना पड़ता है। सिलेबस तो मेरे को भी नहीं मालूम था, मेरे को भी एक बच्चे ने दिया, तो मैंने कुछ दिन पहले उसके सिलेबस को देखा। खैर अभी तो अपना फ़ोकस इस पे करो। ये वाला एग्ज़ाम पता है बहुत बहुत अ, एडवांटेज है इस वाले एग्ज़ाम में, क्योंकि कोई हिंदी नहीं आ रही, कोई जीएस नहीं आ रहा, कोई उत्तराखंड नहीं पढ़ना आपको, खाली अकाउंट्स का पेपर होता है। सिर्फ अकाउंट्स की तैयारी करनी है और मतलब कि अगर आप ये पेपर निकालने में भी अगर आपको दिक्कत हो रही है, फिर तो जो जनरल एग्ज़ाम्स होते हैं उसके लिए तो आपको बहुत ज़्यादा तैयारी करनी पड़ेगी, उसमें तो क्या-क्या ही पढ़ना पड़ता है। ठीक है ना? तो मेरे हिसाब से ये वाला एग्ज़ाम तो भई कॉमर्स वाले बच्चों के लिए गिफ्ट की तरह है। क्योंकि बहुत सारे ऐसे बच्चे पता है रियल कॉम्पिटिशन बहुत कम है देखा जाए तो। रियल कॉम्पिटिशन भीड़ से तो कोई मतलब नहीं, भर तो पता नहीं हज़ारों बच्चे देते हैं फॉर्म, पर जो रियल कॉम्पिटिशन है वो 500-600 बच्चों के बीच में ही रहता है या उससे भी कम आप बोलो। 400-500 बच्चों का ही रियल कॉम्पिटिशन है। क्यों? क्योंकि बहुत सारे कॉमर्स के बच्चे जो होंगे, वो या तो ऑलरेडी कहीं जॉब-वॉब पे होंगे, ठीक है? या अपना काम-धंधा कर रहे होंगे या फिर वो कॉमर्स वाले बच्चे वो जनरल एग्ज़ाम की तैयारी कर रहे होंगे, जीएस, जीके उत्तराखंड पढ़ रहे होंगे, तो वो कॉमर्स भूल चुके होंगे। उनको अब कॉमर्स मुश्किल लगती होगी, ये अकाउंट्स की तैयारी करनी मुश्किल लगती होगी। तो जो लोग जनरल एग्ज़ाम की तैयारी नहीं कर रहे हैं, पूरी तरह से ये अकाउंटेंट वाली तैयारी कर रहे हैं, उनके लिए एक एडवांटेज तो है ही, क्योंकि केवल कॉमर्स से रिलेटेड ही ये पेपर है। ऐसा तो कोई पेपर नहीं होता है। हर पेपर में वो जनरल स्टडीज पूछते हैं, उत्तराखंड पूछते हैं, हिंदी पूछते हैं। यही एक ऐसा पेपर है जिसमें सिर्फ और सिर्फ कॉमर्स से रिलेटेड सवाल पूछते हैं। तो इसकी तैयारी करना कंपैरेटिवली बाकी एग्जाम्स से आसान और लगभग आपको मौका भी मिल जाता है हर साल इस एग्जाम को अटेम्प्ट करने का। हाँ, लेकिन आने वाले साल में पोस्ट धीरे-धीरे कम होने लगेगी। ये वाले एग्जाम में तो मुझे लगता है कि 200 प्लस पोस्ट हो जाएंगी क्योंकि काफ़ी सारी वैकेंसीज़ हैं। उसके बाद फिर मेरे को लगता है पोस्ट डिपेंड करता है कि रिटायरमेंट कितना होगा, क्योंकि इस साल 2025 में रिटायरमेंट भी बहुत सारे, मतलब बहुत सारे रिटायरमेंट हैं अकाउंटेंट के पद से भी और असिस्टेंट अकाउंटेंट ऑफिसर के पद से भी। तो मुझे लगता है कि इस वाले एग्जाम के बाद भी 40-50 वैकेंसीज पक्का आएंगी, रिटायरमेंट्स की वजह से जो जगह खाली होगी उस कारण। तो आपको अभी मौके मिलेंगे 1-2 साल तक ढंग के। 1-2 साल में ही पता चल जाता है कि भाई एग्जाम निकालना मेरे बस की है या नहीं। मतलब पॉइंट ये है कि कंपैरेटिवली ये एग्जाम निकालना बाकी एग्जाम्स निकालने की तुलना में ज्यादा आसान रहेगा। सिग्मा एक्स बार हमको 20 दिया है, सिग्मा एक्स 85 प्लस ए अपॉन एन, एन तो भाई गिन ही सकता हूँ ना, 5 है, 5 नंबर ऑफ आइटम्स है, तो 185 प्लस ए, ए बराबर 15। तो इस तरह के सवाल कभी कभी एग्जाम में आ जाते हैं, मिसिंग फ्रीक्वेंसीज वाले आसान होते हैं, बस आपको याद होना चाहिए कि ऐसे सवाल डायरेक्ट मेथड से सॉल्व करने हैं। अब जैसे ये एक सवाल है, ये डिस्क्रीट सीरीज का सवाल है, इसमें दो फ्रीक्वेंसीज मिसिंग है, बोला है कि बताओ ये दो फ्रीक्वेंसीज जो मिसिंग है वो क्या क्या है। अब क्योंकि दो फ्रीक्वेंसीज मिसिंग है तो आप देखो दो एडिशनल हिंट भी गिवन है, भले ही दो फ्रीक्वेंसी मिसिंग हो फिर भी हमको टोटल पता है कि 200 है। दो फ्रीक्वेंसीज मिसिंग है लेकिन टोटल 200 है।
सर वैसे आपकी ट्रेनिंग हो गई क्या? ट्रेनिंग कैसी? किस चीज़ की ट्रेनिंग? ये अकाउंटेंट वाली? नहीं, नहीं, वो बाकियों की होती है, हमारे उसमें हमारे आयोग में ज़रूरत नहीं है। हमारे आयोग का कोई लेना-देना नहीं है इससे। और हमारे आयोग में जो काम है, वो काम वैसे ही समझ में आ गया, उसके लिए ट्रेनिंग की आवश्यकता नहीं। हाँ, लेकिन आप लोग जिन डिपार्टमेंट्स में जाओगे, जो भी आने वाली पोस्टिंग होगी, तो आपकी तो आपकी ट्रेनिंग होगी बकायदा, आपको डिपार्टमेंट से भेजा जाएगा ट्रेनिंग के लिए। तो 10-15 दिन जो भी होती है ट्रेनिंग, आप चाहो तो जहाँ पे ट्रेनिंग होती है सिद्धोवाला में होती है, वहीं पर रुक सकते, रहने की भी व्यवस्था होती है। अगर आप रोज अप डाउन करना चाहते हो तो कर सकते हो, वरना वहाँ रहने की भी व्यवस्था होती है। आप वहाँ पे रहो, खाना-पीना भी उनका होता है, ट्रेनिंग होती है, एग्ज़ाम होता है, आसान सा प्रोसेस है, कुछ नहीं है। पर मेरे हमारा आयोग अलग है इन चीज़ों से। लेकिन बाकी सबकी ट्रेनिंग हो रही है। अभी अभी भी मेरे ख्याल से ट्रेनिंग चल रही होगी। अभी भी कोई तीसरा-चौथा बैच मेरे ख्याल से ट्रेनिंग चल रहा होगा। हमारा जो आयोग है, जहाँ जो जो मैंने सेलेक्ट किया था, मैं एक्चुअली बेसिकली बहुत सारी चीज़ों को ध्यान में रखते हुए मैंने ये चुना था ना आयोग। ये एक आइसोलेटेड एनवायरनमेंट में काम करता है, मतलब आयोग से बाहर की दुनिया से हमें कोई मतलब ही नहीं है। मतलब चाहे अकाउंट से रिलेटेड काम हो, कोई भी काम हो, वो आयोग के दायरे में रहकर ही होता है। ना वहाँ पे कोई पॉलिटिकल इन्फ्लुएंस है, ना वहाँ पे उसकी कोई ब्रांच है, ना किसी क्या बोलते हैं डीएम से कोई लेना-देना है। बिल्कुल आइसोलेशन में रहकर काम करता है। तो इसीलिए काम कम है, जो है वो सिमिलर नेचर का है, तो उसको समझने में, करने में ज़्यादा दिक्कत नहीं होती है। बाकी के डिपार्टमेंट्स में दुनिया भर का काम, नेचर ऑफ वर्क भी अलग-अलग है, तो वहाँ पर थोड़ी दिक्कत होती है, इसलिए ट्रेनिंग की आवश्यकता पड़ती है और आप लोगों की भी होगी। इस सवाल में 2 हिंट दिए हैं। एक तो 2 फ्रीक्वेंसीज़ मिसिंग होने के बावजूद भी 200 आपका टोटल फ्रीक्वेंसीज़ हैं और एवरेज हमको गिवन है, तो 2 इन्फॉर्मेशन मिसिंग है, 2 एडिशनल हिंट गिवन। मैं आयोग में हूँ तभी तो पढ़ा भी पा रहा हूँ। अगर मैं किसी डिपार्टमेंट में चला जाता ना, तो समय ही नहीं मिल पाता पढ़ाने-वढ़ाने का। कि जब थोड़ा इनिशियल स्टेज पर तो आप बिज़ी रहोगे जब तक एक लेवल पे प्रमोशन ना हो जाए। हाँ, लेकिन यहाँ पर जो अकाउंटिंग की जो लाइन है ना वो अच्छी है। मतलब बाकी जो कैडर है उससे अकाउंटिंग का जो कैडर है वो बहुत अच्छा है, रिस्पेक्टफुल है। लड़कियों के लिए तो बहुत अच्छा है। अब क्योंकि ये सवाल है डिस्क्रीट सीरीज़ का, ऐसे मिसिंग फ्रीक्वेंसीज़ वाले सवाल जैसा मैंने कहा, हमेशा किसकी हेल्प से होते हैं? हमेशा डायरेक्ट मेथड की हेल्प से होते हैं। अब यहाँ पर जो 2 फ्रीक्वेंसीज़ मिसिंग है उसमें से माना एक ए है और एक बी है, ठीक है? अच्छा, अगर मैं इसका क्यूमुलेशन करूँ, मतलब सारी फ्रीक्वेंसीज़ को जोड़ूँ, तो 46 46 प्लस ए, 46 प्लस ए प्लस बी, 71 प्लस ए प्लस बी, 81 प्लस ए प्लस बी, 86 प्लस ए प्लस बी, ठीक है?
यानी कि क्यूमुलेशन मतलब सारी फ्रीक्वेंसीज को जोड़ रहा हूं, सारी फ्रीक्वेंसीज को जोड़कर क्या आ रहा है 86 प्लस ए प्लस बी, जबकि सारी फ्रीक्वेंसीज का टोटल हमें कितना दिया है 20। तो क्या मैं कह सकता हूं मैथमेटिकली मैथमेटिकली 86 प्लस ए प्लस बी बराबर 200 होना चाहिए, क्योंकि सारी फ्रीक्वेंसीज का टोटल 200 दिया है जिसमें दो मिसिंग है। अगर मैं सारी फ्रीक्वेंसीज को जोड़ता हूं तो 86 प्लस ए प्लस बी आ रहा है, इसका मतलब 86 प्लस ए प्लस बी बराबर 200 होना चाहिए। यानी ये जो दो फ्रीक्वेंसीज मिसिंग है उनका टोटल 114 होना चाहिए, माना ये मेरी पहली इक्वेशन। चलो इतना तो मुझे पता चल गया कि वो जो दो फ्रीक्वेंसीज मिसिंग है उन दोनों का टोटल 114 है। अब उसमें से एक कितना है दूसरा कितना है ये हमें पता लगा, क्योंकि मीन का फॉर्मूला होता है डिस्क्रीट सीरीज में डायरेक्ट मेथड से सिग्मा एफ एक्स अपॉन सिग्मा एफ। मीन हमें पता है 1.46, सिग्मा एफ भी हमें पता है 200, एफ एक्स हमें निकालना है तो एफ एक्स हम निकाल लेते हैं 46 इंटू 0 0, 1 इंटू ए 2 इंटू बी 2b, 3 इंटू 25 75, 4 इंटू 10 40, 5 इंटू 5 25। जब आप इसे जोड़ोगे तो सिग्मा एफ एक्स कितना आ जाएगा 140, 140 प्लस ए प्लस 2b, यानी कि 140 प्लस ए प्लस 2b। अब आप इसे सॉल्व करो, क्रॉस मल्टीप्लीकेशन होगा तो 1.46 इंटू 200, क्रॉस मल्टीप्लीकेशन होगा तो ये 292 हो जाएगा, 140 प्लस ए प्लस 2b, यानी ए प्लस 2b बराबर 150, 152 आ जाएगा। ये हो गई मेरी दूसरी इक्वेशन, ये बन गई मेरी पहली इक्वेशन, ये बन गई मेरी दूसरी इक्वेशन। क्या इक्वेशन सॉल्व करनी आती है? क्या इतनी मैथमेटिक्स आपके अंदर जिंदा है अभी? हैंड रेस करो जिसको इक्वेशन सॉल्व करनी आती है। अगर इक्वेशन सॉल्व करनी नहीं आती तो आपके घर में या आपके आस पड़ोस में या आपके रिश्तेदार में कोई छठी सातवीं क्लास का बच्चा होगा, शर्म नहीं करना, भले ही बच्चा हुआ तो क्या हुआ, उसे ये आता होगा पक्का। उसे बोलना कि प्लीज मेरे को सिखा दो, तो मैं गारंटी दे रहा हूं आपको छठी सातवीं क्लास का बच्चा ये सिखा देगा। ठीक है, हालांकि इतनी मुश्किल चीज नहीं है। ए प्लस, मैं क्या कर रहा हूँ इक्वेशन 1 और 2 को सॉल्व कर रहा हूँ, इक्वेशन 1 और 2 को सॉल्व कर रहा हूँ। पहली इक्वेशन है और इक्वेशन 1 और 2 को सॉल्व करके जो दो कांस्टेंट हैं ए बी उनकी वैल्यू मैं फाइंड आउट करूंगा। दूसरी इक्वेशन है ए प्लस 2b बराबर 152। देखो किसी एक कांस्टेंट को हटाना होता है तो ए और ए दोनों इक्वेशन में ए कॉमन है, कुछ कॉमन करने की जरूरत ही नहीं है। अगर मैं सेकंड इक्वेशन में लेफ्ट हैंड साइड राइट हैंड साइड दोनों साइड माइनस से मल्टीप्लाई कर दूं, मैं माइनस से मल्टीप्लाई कर दूं दोनों साइड, तो मेरा कोई फर्क तो नहीं पड़ेगा ना। अच्छा एक बात बताओ, ए बराबर 20 को मैं माइनस ए बराबर -20 लिखूं तो मैथमेटिकली कुछ गलत लिख रहा हूं क्या? ये दोनों चीजें बराबर है, सेम है? ए बराबर 20 या माइनस ए बराबर -20 एक ही बात है ना मैथमेटिकली। यानी कि अगर मैं साइन चेंज कर दूंगा तो उससे कोई फर्क थोड़ी पड़ेगा। मैं प्लस माइनस माइनस हो जाएगा, प्लस माइनस माइनस हो जाएगा, प्लस माइनस माइनस हो जाएगा, ए एक कट जाएगा, बी में से 2b माइनस करोगे तो माइनस का b बचेगा, और यहां से 114 में से 152 माइनस करोगे तो माइनस का कितना बचेगा? माइनस का 38 बचेगा।
तो माइनस से माइनस कैंसल हो गया, b बराबर 38 आ गया। कोई दिक्कत? b बराबर 38 आ गया। अगर मैं b की वैल्यू किसी एक इक्वेशन में पुट कर दूं, जैसे a प्लस बी बराबर 114 था, किसी भी इक्वेशन में आप पुट कर दो, अगर b 38 है तो a बराबर कितना होना चाहिए? तो a बराबर 76 होना चाहिए। यानी यहाँ जो दो वैल्यूज मिसिंग थी वो 38 और 76 थी। पता है एग्जाम में सवाल करने में 2 मिनट भी नहीं लगेंगे, बहुत आसान सवाल है। मतलब आपको ऐसा लग रहा होगा देखने में कि ये तो कितना लेंदी है, कोई लेंदी नहीं है, इजी फिगर्स है ना, तो 2 मिनट 2.5 मिनट में भी एग्जाम में सॉल्व हो सकता है। क्या आपको मिसिंग फ्रीक्वेंसी वाले सवाल समझ में आए कि अगर एक वैल्यू मिसिंग हो, दो वैल्यू मिसिंग हो, तो ऐसे सवाल को कैसे अप्रोच करना चाहिए? सबसे पहले तो ऐसे सवाल में हमेशा डायरेक्ट मेथड से काम करना चाहिए, ठीक है ना। तो मतलब एक आइडिया दिया कि हाँ कुछ मिसिंग फ्रीक्वेंसीज वाले अगर एग्जाम में सवाल आए तो वो इस तरह से सॉल्व होते हैं। इसके बाद आते हैं वेटेड अर्थमेटिक मीन पर। सिंपल अर्थमेटिक मीन यहां पर हुआ समाप्त। क्या क्या पढ़ना था हमको अर्थमेटिक मीन में? हमें अर्थमेटिक मीन में एक तो पढ़ना था सिंपल अर्थमेटिक मीन, जो कि हमने तीनों मेथड से पढ़ लिया सिंपल अर्थमेटिक मीन। अब आ रहा है वेटेड अर्थमेटिक मीन, उसके बाद आएगा कंबाइंड अर्थमेटिक मीन, उसके बाद हम पढ़ेंगे अर्थमेटिक मीन की प्रॉपर्टीज, जो कि बहुत इंपॉर्टेंट होती हैं एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू। यानी कल ये टॉपिक जो होगा, कल अर्थमेटिक मीन वाला टॉपिक समाप्त हो जाएगा। और ये बहुत इंपॉर्टेंट चीजें हैं। अर्थमेटिक मीन भले ही अपने आप में आसान हो, लेकिन बहुत सारे चैप्टर्स में इसका इस्तेमाल होता रहेगा, तो आपको ये चीजें याद रखनी भी बहुत जरूरी है। और अभी जब मैं इसकी प्रॉपर्टीज पढ़ाऊंगा तो आपको अर्थमेटिक मीन के बहुत सारे हिडन फीचर्स भी सीखने को मिलेंगे। मतलब ऐसी चीजें जो मुझे नजर नहीं आ रही हैं, दिख नहीं रही हैं, लेकिन जब मैं वो प्रॉपर्टी पढ़ाऊंगा तो आपको दिखने लगेंगी कि भाई अर्थमेटिक मीन में क्या क्या फीचर्स होते हैं, उनकी क्या क्या प्रॉपर्टीज होती हैं। कल ये टॉपिक हम कंप्लीट कर देंगे, पर फिलहाल अभी वेटेड अर्थमेटिक मीन का कॉन्सेप्ट समझा रहा हूं। Weighted average is most useful where different items of a series have different relative importance. एक्चुअली वेटेड अर्थमेटिक मीन का कॉन्सेप्ट क्या है, मैं आपको एक चीज बताता हूं। जैसे थोड़ी देर के लिए ना केवल जो मैंने जूम किया, केवल इस पर फोकस करना। ये दो आइटम है, शुगर और घी। शुगर का प्राइस है 20 रुपया और घी का प्राइस है 200 रुपया। प्राइस का मुझे एवरेज निकालना है। यहां पर इसने बोला है कि भाई एवरेज प्राइस कैलकुलेट करो। एवरेज प्राइस यानी कि एक्स बार कैलकुलेट करने के लिए हमें कह रहा है। बताओ आपको स्क्रीन पर जो डेटा दिख रहा है, शुगर का प्राइस 20 रुपया, घी का प्राइस 200 रुपया, ये कौन सी सीरीज है? इंडिविजुअल सीरीज है, डिस्क्रीट है, कंटिन्यूस है, क्या है ये? किस तरह का ये डेटा आपको दिख रहा है? जितना स्क्रीन पर दिख रहा है सिर्फ उसके आधार पर आप बताइएगा कौन सी सीरीज है ये। बोलो। अरे कोई फ्रीक्वेंसी डिस्ट्रीब्यूशन दिख रही है क्या कि 20 4 बार रिपीट हुआ 200? सिंपल सा इंडिविजुअल सीरीज है, इतना सोचना क्या है। बताओ अगर मैं यहाँ पर अर्थमेटिक मीन कैलकुलेट करूं कि मेरा शुगर का प्राइस 20 रुपया और घी का प्राइस 200 रुपया, तो अर्थमेटिक मीन निकालने का फॉर्मूला होता है सिग्मा एक्स अपॉन एन। सिग्मा एक्स है 220 रुपया और एन नंबर ऑफ आइटम्स हैं 2, तो मेरा एवरेज कितना आ गया? 110 रुपया। यानी कि शुगर और घी का एवरेज प्राइस 110 रुपया आया। अच्छा, आपने इस एवरेज को निकालने की प्रक्रिया में एक बहुत जरूरी चीज को इग्नोर किया, और वो जरूरी चीज है कि आपने वैल्यू के साइज को इंपॉर्टेंस दिया। देखो ना, वैल्यू के साइज से प्रभावित हो रहा है ना एवरेज। सोचो अगर ये 200 नहीं होता, छोटी वैल्यू होती, तो मेरा एवरेज छोटा नहीं आ जाता। एक वैल्यू 20 है, एक वैल्यू 200 है, कहीं ना कहीं इस 200 की वजह से मेरा एवरेज बहुत ज्यादा आ रहा है।
ये एवरेज इस डेटा सेट का अच्छा रिप्रेजेंटेटिव नहीं है। भाई एक वैल्यू 20 है, उसका भी एवरेज 110, एक वैल्यू 200 है, उसका भी एवरेज 110। यहां पर आपके वैल्यू के साइज को आपने इंपॉर्टेंस दी है, जबकि हमें इंपॉर्टेंस देना चाहिए था इन आइटम्स के कंजम्पशन को। भाई आप इसको आप देखो ना कि आपके कॉस्ट ऑफ लिविंग में किस आइटम की इंपॉर्टेंस ज्यादा है, किसका कंजम्पशन आप ज्यादा करते हो। आपने तो प्राइस का खाली एवरेज निकाल दिया, 20 और 200 को जोड़ के 2 से डिवाइड कर दिया, जबकि आपको यह ध्यान देना चाहिए कि इनमें से कौन सा आइटम मेरे लिए ज्यादा इंपॉर्टेंस रखता है, महत्व रखता है। ये कैसे पता चलेगा कि मेरे लिए कौन सा आइटम ज्यादा महत्व रखता है? जब मैं इनका कंजम्पशन देखूंगा। अब मैंने इनका कंजम्पशन देखा तो मुझे पता चला कि शुगर का प्राइस भले ही 20 रुपया है, पर मैं एक महीने में 30 केजी शुगर कंज्यूम कर लेता हूं। घी का प्राइस भले ही 200 रुपए है, पर एक महीने में मेरा घी का कंजम्पशन 1 ही केजी होता है। यानी देखा जाए तो शुगर का प्राइस कम है, पर उसकी इंपॉर्टेंस ज्यादा है क्योंकि उसका कंजम्पशन ज्यादा होता है। तो ओवरऑल मेरा खर्चा शुगर में ज्यादा हो रहा है। अगर मैं एक वेटेज दूं इस आइटम को, शुगर को, तो शुगर का वेटेज घी से ज्यादा है ना, क्योंकि शुगर भले ही प्राइस में कम है लेकिन उसकी इंपॉर्टेंस ज्यादा है, कंजम्पशन ज्यादा है, तो उसकी जो वेटेज है वो 600 रुपए की है। मान लो कि आपके जेब में 800 रुपए पड़े हैं, तो 800 में से 600 रुपया तो खाली शुगर पे खर्च हो रहा है। और घी भले ही महंगा है मगर उसकी कंजम्पशन कम है, इसलिए उसकी इंपॉर्टेंस कम है। उसका वेटेज वैल्यू कितनी आ रही है? 200। तो वेटेड एवरेज मेथड कहता है कि आप एक एवरेज निकालते समय जो हर एक आइटम होता है उसकी रिलेटिव इंपॉर्टेंस के आधार पर एवरेज निकालो। उसकी इंपॉर्टेंस के आधार पर आप उसकी एवरेज निकालो। जब हम किसी वैल्यू की एवरेज उसके इंपॉर्टेंस के आधार पर निकालते हैं तो उसे वेटेड एवरेज कहते हैं, क्योंकि हम केवल एक इंडिविजुअल वैल्यू को कंसीडर नहीं कर रहे हैं, हम उस इंडिविजुअल वैल्यू की इंपॉर्टेंस को भी कंसीडर कर रहे हैं, और उसकी इंपॉर्टेंस के आधार पर जो एवरेज निकलता है उसे वेटेड एवरेज कहते हैं। और ये एवरेज कायदे से क्लोज टू रियलिटी होता है। एक बात बताओ, मैं आपसे एक छोटा सा सवाल करता हूं। माना आपको ना, आपके ना 30 दिन के मैं खर्चे आपसे गिनवा रहा हूं यार, 1 से लेके 30 दिन, बताओ आपके रोज एवरेज खर्चा कितना होता है? तो भाई आप क्या करते हो, कॉलेज जाते हो, आते हो, आपका एवरेज खर्चा 10 रुपए जाने का किराया, 10 रुपए आने का किराया, आपका खाना वाना आप घर में आके खाते हो, तो भाई आपका रोज का खर्चा 20 रुपए, 20 रुपए, 20 रुपए, 20 रुपए, आपका रोज का खर्चा 20 रुपया है। हाँ, एक दिन, किसी एक दिन आपने मान लिया कि 1000 रुपए खर्च कर दिए, क्योंकि उस दिन हो सकता है आप कहीं मॉल वॉल में चले गए, कुछ बाहर खा पी लिया, तो 1000 रुपया खर्चा हो गया। वैसे आपने 29 डेज तक 20-20 रुपया खर्च किया, किसी एक दिन 1000 रुपया खर्च कर दिया, या मान लो किसी एक दिन आपने 200 रुपया खर्च कर दिया। अब आपसे मैं पूछूं, अगर आपके पिताजी पूछें कि बता भाई तेरा एवरेज खर्चा कितना है, तो आप क्या बोलोगे? आप क्या बोलोगे कि मेरा एवरेज खर्चा 200 है? या फिर एक काम करो, आप ऐसे कैलकुलेट करो कि भाई 220 इंटू 29 दिन का खर्चा, आप क्या करोगे भाई? 20-20 रुपया खर्च कर रहे हो ना, तो एक एक खर्चा आपका एवरेज 20 हो गया, एक खर्चा 200 हो गया, तो भाई आपका रोज 20-20 रुपया खर्च होता है, लेकिन एक दिन आपने 200 रुपया भी खर्च किया था, तो एक खर्चा 20 रुपया, एक खर्चा 200 रुपया, 220 रुपया। 220 को 2 से डिवाइड करोगे तो आपका एवरेज आ जाएगा 110। आप अपने पिताजी को ये बोलोगे कि मेरा एवरेज खर्चा 110 है? गलत। आपका तो एवरेज खर्चा 20 ही है भाई, आप लगभग लगभग पूरे महीने 20 ही रुपया खर्च करते हो, एक दिन आपने थोड़ा ज्यादा पैसा खर्च कर लिया तो उससे आपका एवरेज इतना ज्यादा प्रभावित हो रहा है जो अनरियलिस्टिक लग रहा है। यानी उस एक खर्चे से आपका एवरेज 110 हो गया, जबकि आपका एवरेज खर्चा क्लोज टू 20 होना चाहिए, क्लोज टू 20। अब ये एवरेज खर्चा क्लोज टू 20 कैसे आएगा? जब मैं देखूंगा कि भाई 20-20 रुपए का खर्चा मैं 29 दिन कर रहा हूं, यानी कि देखा जाए तो भले ही ये खर्चा कम हो रहा है रोज, मगर 29 दिन तक हो रहा है,
तो कितना हुआ 29 इंटू 20, 580 रुपया। और एक खर्चा भले ही मैं 200 रुपया कर रहा हूं, मगर वो खर्चा सिर्फ एक ही दिन हो रहा है, 200 रुपया। यानी टोटल कितना हो गया 780 रुपया। कितने दिन तक? 30 दिन तक। तो 780 डिवाइडेड बाय 30, 780 डिवाइडेड बाय 30, आपका एवरेज 26 आ रहा है। अब आपका जो एवरेज है ये ज्यादा रियलिस्टिक लग रहा है, रियलिटी के थोड़ा करीब लग रहा है, क्योंकि आपका खर्चा देखा जाए तो 20-20 होता था, एक दिन 200 हो गया। एवरेज आपका 26 आ रहा है, यानी कि जो आपके मेजॉरिटी ऑफ खर्चे हैं उनके करीब है आपका एवरेज। जबकि सिंपल एवरेज कितना आ रहा था 110, जो कि अनरियलिस्टिक है। 110 तो आपका एवरेज खर्चा है भी नहीं। जब आपको वैल्यूज की इंपॉर्टेंस गिवन हो सवाल में, तो हमेशा वेटेड एवरेज को ही महत्व देना चाहिए, सिंपल एवरेज वहां पर नहीं निकालना चाहिए। ठीक है, यानी कि अगर आपको किसी वैल्यू की इंपॉर्टेंस दी हो, वेटेज दी हो, तो फिर आप हमेशा वेटेड एवरेज के आधार पर जब एवरेज निकालोगे तो वो एवरेज क्लोज टू रियलिटी होगा। ठीक है ना, भ्रमित करने वाला नहीं होगा। जैसे यहां पर मेरा एवरेज कितना है 110, आप बोलो कि आपका मेजॉरिटी ऑफ खर्चा तो 20-20 रुपए का हो रहा है। भाई 20-20 रुपए का तुम 30 केजी कंजम्पशन करते हो, और 200 रुपए का तो तुम खाली 1 ही केजी कंजम्पशन करते हो। तो किसको महत्व ज्यादा दूंगा? 20-20 रुपए वाले खर्चे को महत्व ज्यादा दूंगा। तो मेरा एवरेज किसके आसपास होना चाहिए? 20 के आसपास होना चाहिए, ना कि 200 के आसपास होना चाहिए। इसीलिए मैं 20 को उसके कंजम्पशन के आधार पर महत्व दूंगा, 200 को उसके कंजम्पशन के आधार पर महत्व दूंगा। तो मैंने देखा कि शुगर की वेटेज ज्यादा है और घी की वेटेज कम है। टोटल खर्चा 800 रुपया, कितने केजी का? 31 केजी का। तो वेटेड एवरेज का क्या फॉर्मूला है? वेटेड एवरेज का फॉर्मूला है सिग्मा WX, यानी कि वैल्यू को उसके वेट के अकॉर्डिंग आपको कैलकुलेट करना है। ठीक है ना, इंपॉर्टेंस के अकॉर्डिंग कैलकुलेट करना है, और डिवाइड को किससे करना है? उसको सिग्मा W से। तो मेरा वेटेड वैल्यू कितनी आ रही है 800 डिवाइडेड बाय 31। तो 800 को 31 से डिवाइड कर दिया तो मेरा 25.8 एवरेज आ रहा है। अब ये एवरेज थोड़ा रियलिटी के करीब है, क्योंकि देखा जाए तो आपका मेजॉरिटी ऑफ खर्चा 20-20 रुपए का ही तो हो रहा है। 200 रुपए का तो खाली आप 1 ही केजी कंजम्पशन कर रहे हो। तो आपका एवरेज 20 के नजदीक होना चाहिए, ना कि आपका एवरेज 200 के नजदीक होना चाहिए। तो सिंपल एवरेज और वेटेड एवरेज में यहां वेटेड एवरेज ज्यादा अफेक्टिव है, रियलिस्टिक है, भ्रमित करने वाला नहीं है। सिंपल एवरेज तो थोड़ा भ्रमित कर रहा है, अनरियलिस्टिक लग रहा है। हाँ, मगर याद रखना ये मेथड केवल तभी अप्लाई हो सकता है जब आपको वैल्यू की वेटेज दी हो, इंपॉर्टेंस दी हो। अगर आपको ये वेटेज ना दी होती, ये इंपॉर्टेंस ना दी होती, तो मैं क्या करता? फिर तो मैं सिंपल ही एवरेज निकालता, 20 और 200 को जोड़ लेता, 2 से डिवाइड कर देता। लेकिन जब वेटेज दी हो तो फिर आपको वेटेड एवरेज निकालना चाहिए। ठीक है ना, वेटेड एवरेज निकालने से जिस वैल्यू की वेटेज ज्यादा होती है, एवरेज उस आसपास ही निकलता है, चाहे वो वैल्यू छोटी ही क्यों ना हो, एवरेज उसी के नजदीक आपको दिखाई देगा, जो कि सही भी। तो कुल मिलाकर बात क्या है? क्या है वेटेड अर्थमेटिक मीन का फॉर्मूला? ये है वेटेड अर्थमेटिक मीन का फॉर्मूला, सिग्मा WX अपॉन सिग्मा W, बस यही इसका फॉर्मूला है। इसमें और कोई डायरेक्ट शॉर्टकट मेथड, स्टेप डिवीजन मेथड यहां नहीं होता है। तो वेटेड अर्थमेटिक मीन का फॉर्मूला सिग्मा WX अपॉन सिग्मा W। अब जैसे ये है सवाल, 4 आइटम्स हैं, फ्लोर, फ्यूल, शुगर, ऑयल, ये उनके प्राइस हैं। अगर मैं खाली प्राइस का एवरेज लूं, सिंपल एवरेज, इंपॉर्टेंस को इग्नोर कर दूं अभी, फिर तो मैं क्या करूंगा कि सिग्मा एक्स अपॉन एन, सिग्मा एक्स है 10, 100, 20, 200, 330, यानी कि 330 डिवाइडेड बाय नंबर ऑफ आइटम है 4, 330 डिवाइडेड बाय 4, 82.5 आ जाएगा। लेकिन मैंने जब देखा कि जो फ्लोर है, आटा है, भले ही उसकी कीमत 10 रुपए है, पर मैं उसका कंजम्पशन ज्यादा करता हूं, तो उसकी इंपॉर्टेंस ज्यादा होनी चाहिए ना। यानी भले ही ये 10 रुपए
का सामान है, पर इसकी कंजम्पशन ज्यादा है, तो इसमें मेरा ओवरऑल एक्सपेंडिचर कितना हो रहा है? 100 रुपए का। ठीक है ना? फ्यूल का प्राइस 100 रुपए है, इसकी कंजम्पशन 4 लीटर है, तो इसका वेटेड इसका जो एक्सपेंडिचर आ रहा है वो 400 रुपए का। ये शुगर 20 रुपए का है, मगर इसकी कंजम्पशन 5 केजी की है, तो इसका एक्सपेंडिचर 200 रुपया। ऑयल 200 रुपए का है, मगर इसकी कंजम्पशन 2 लीटर है, तो इसका जो एक्सपेंडिचर आ रहा है वो आ रहा है 400 रुपए का। याद रखिएगा, ये जो वेट्स हैं, इंपॉर्टेंस है इसमें, केजी का, लीटर का, केजी का, लीटर, इन सबसे कोई मतलब नहीं है। मतलब कि जो किस चीज में मापा गया है उनको, ठीक है ना, उससे कोई मतलब नहीं है कि वो वेट आपको केजी में दिया है, मीटर में दिया है, लीटर में दिया है। आपको केवल मतलब है एब्सोल्यूट वैल्यू से। ये एब्सोल्यूट वेट्स होते हैं, 10 से, 4 से, 5 से, 2 से, ना कि उनकी मेजरमेंट से कि क्या चीज केजी में मेजर की गई है, क्या चीज लीटर में, क्या चीज मीटर में, वो इग्नोर करना। खाली फिगर्स को, एब्सोल्यूट वैल्यूज को, नंबर्स को कंसीडर करना। तो मेरा वेटेज के आधार पर कुल खर्चा कितना हो रहा है? कुल खर्चा हो रहा है इन चारों आइटम्स में 500, 1100 रुपया। और इसी 1100 में 100 रुपया मेरा यहाँ, 400 यहाँ, 200 यहाँ, 400 यहाँ। ये वेटेज के हिसाब से मैंने हर वैल्यू को लिख लिया। 100 की जगह 200 आएगा, 100 की जगह 200 आएगा। कहां पर 100 की जगह 200 आएगा? दो सौ 200 की जगह 100 आएगा। ये 1000 है। ठीक है, तो अब मैं क्या करूंगा? वेटेड अर्थमेटिक मीन का फॉर्मूला क्या होता है? सिग्मा डब्ल्यू एक्स अपॉन सिग्मा डब्ल्यू, यानी 1000 डिवाइडेड बाय कितना? 21। तो 1000 को अगर मैं 21 से डिवाइड कर दूंगा तो ये मेरा आ जाएगा 47.62। तो ये मेरा एवरेज है, वेटेड एवरेज। क्या आपको वेटेड अर्थमेटिक मीन समझ में आया? वेटेड अर्थमेटिक मीन क्या होता है? जब आपको वैल्यूज की इंपॉर्टेंस दी गई हो, तो आपको हमेशा उसके इंपॉर्टेंस के आधार पर एवरेज निकालना होता है। जब हम वैल्यू को उसकी इंपॉर्टेंस के आधार पर मेजर करते हैं, तो उस एवरेज को वेटेड एवरेज, वेटेड अर्थमेटिक मीन कहते हैं। ठीक है, कंबाइंड अर्थमेटिक मीन क्या होता है, इसके बारे में कल बात करेंगे, और कल इस चैप्टर को समाप्त भी करेंगे, मतलब इस पीडीएफ को कल हम बंद करेंगे। ठीक है, आप प्लीज रिवाइज करना, और पिछले जो टॉपिक आप पढ़ चुके हो एक नजर